रात के 12 बज रहे थे। आज आसमान पर कोई भी सितारा नहीं था, बस चाँद था, वो भी आध छुपा हुआ। ठंडी ठंडी हवाएं सर्दी में मज़ीद इजाफा कर रही थीं। दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ खामोशी और सन्नाटे का राज था। एक गाड़ी कब्रिस्तान के सामने आ रुकी। गाड़ी से एक आदमी निकला। अपने कोट का बटन बंद करता वो कब्रिस्तान के अंदर चल दिया। कुछ कदम तय करने के बाद वो एक कब्र के सामने आ खड़ा हुआ। कब्र को देखकर उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट पेश की और फिर वो पंजों के बल ज़मीन पर बैठ गया। कब्र की मिट्टी पर हाथ फेरे वो हल्का सा मुस्कुरा रहा था। क्या किसी की कब्र को देखकर भी कोई मुस्कुरा सकता है? कैसे हो शहरयार? जेब से सिगरेट निकालता उसको लाइटर से जलाकर होंठों से लगाने लगा। काफ़ी देर बाद मुलाकात हो रही है, अंदर सब ठीक है ना? अपने ही सवाल पर हंसता फिजा में सिगरेट का धुआं उड़ाने लगा। असल बात बताऊं, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। तुम्हारे जाने के बाद ज़िंदगी बहुत बोरिंग हो गई है। तुम थे तो रोज़ कोई ना कोई जंग चलती रहती थी, लेकिन अब खैर। सिगरेट का एक और कश उड़ाता वो कब्र को देखने लगा। अपनी बेटी के बारे में नहीं पूछोगे? दूसरी तरफ से खामोशी के अलावा कोई जवाब न मिला। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अस्पताल में है वो इस वक्त। उसकी हालत जानते हो कैसी है? जैसे कोई कोमा में गया हो। छी छी, मशीनों में जकड़ी हुई थी वो। उसका लहजा मजाक उड़ाने वाला था। अगर उसके साथ उस वक्त ज़्याम ना होता तो अभी जोहरा की कब्र तुम्हारे साथ बनी होती। गर्दन झुकाए उसने अपनी नाकामी का इजहार किया। खैर, एक बार वो ठीक हो जाए, पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाए, फिर आराम से मारूंगा उसको। जैसे कि तुम खुद ही कहा करते थे, कमज़ोर इंसान से कभी लड़ा नहीं करते, क्योंकि आप पहले से इस बात से वाकिफ़ होते हो कि जीत आपके ही मुकद्दर में है। जो खुद से कमज़ोर आदमी से लड़ता है वो दुनिया का बेवकूफ़ आदमी होता है। लड़ाई वो होती है जिसमें दोनों बराबर हों और इस बात से नावाकिफ़ हों कि जीत किसकी होगी। लड़ाई का मैदान तब तक नहीं खोलना चाहिए जब तक दोनों तरफ के लोग एक जितने ताकतवर ना हो जाएं। शेमात भी लड़ाई का एक अहम पहलू है जिसमें जीत और हार का कोई अंदाज़ा नहीं होता। कुछ पल को वो खामोश हुआ। मुझे लगा था तुम्हारी बेटी समझदार है, लेकिन नहीं, वो भी तुम्हारी तरह बेवकूफ़ निकली। साफ नज़र आ रहा है उसकी रगों में तुम्हारा खून गर्दिश कर रहा है। एक बार वार्निंग दी लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया। दूसरी बार भी उसको वार्निंग दी कि पीछे हट जाओ, अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब देखो अस्पताल में पड़ी है। मजाक उड़ाते हुए उसने सर को नफ़ी में हिलाया। मैं उसको एक आखिरी वार्निंग दूंगा, अगर वो फिर भी ना मानी तो अंजाम की जिम्मेदार वो खुद होगी। तुम जानते हो कि मैंने कभी किसी को 3 वार्निंग्स नहीं दी, हमेशा एक वार्निंग के बाद मार देता हूँ। लेकिन वो तुम्हारी बेटी है, मेरी तरफ से इतना तो बनता है। क्यों? उसके चेहरे पर शैतानी हंसी थी। और वो ज़ियाम किसी साए की तरह उसको चिपक गया है। हर जगह पहुंच जाता है तुम्हारी बेटी को बचाने। पहले तो वो बच गया था, उस बार उसको दर्दनाक मौत मारूंगा। दोनों को एक साथ एक दूसरे के सामने मारने का मज़ा आएगा। ओह यस, अच्छी सोच है। खुद को शाबाशी देता वो मुस्कुराया, लेकिन फिर आंखों में एकदम सख्ती छा गई। दोनों की मौत भी मेरे हाथों लिखी है। तुम बताओ किस तरह की मौत मारूं उनको? जैसे तुम्हें और तुम्हारी बीवी को मारा वैसे? नहीं नहीं, उनको एक अलग तरह की मौत मारूंगा, कुछ नए तरीके की मौत। बातें करता वो किसी पागल इंसान से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में दरिंदगी, वहशत साफ नजर आ रही थी। दोनों को एक ही जगह पर एक दूसरे के सामने मारूंगा। उफ, क्या मंजर होगा, मज़ा आ जाएगा। क्यों शहरयार? चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए वो कब्र को वहशत से देख रहा था। तुम्हें पता है ना शहरयार कि मुझे शतरंज का खेल कितना पसंद है? और पता है क्यों? क्योंकि मैं इसमें जहर भरने का मज़ा आता है। ऐसा जहर जो आहिस्ता आहिस्ता असर करता है। मेरे मुखालिफ को लगता है कि शायद मैं हारने वाला हूँ, और वो जंग जीतने की खुशी पहले से ही मनाना शुरू कर देता है। वो मैदान के असूल भूल जाता है, जल्दबाजी करता है, और तब मैं वार करता हूँ। मैं वार इस वक्त करता हूँ जब इसके फरार के सारे रास्ते बंद कर दूँ। फिर खेल मेरा होता है, और मेरे खेल का इख्तिताम हमेशा शेहमात होता है। वो बैठकर अपने अंजाम को देखता है और मैं अपनी जीत के मज़े लेता हूँ। तुम्हारी बेटी को फ़िलहाल मैंने ढील दी हुई है। जो करना चाहे करे, जितने सुराग ढूंढना चाहे ढूंढ ले, जितना खुद को थकाना चाहे थका ले। इससे मिट्टी को अपने हाथ में लिया, फिर वो मिट्टी नीचे गिरा दी और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, लेकिन फिर एक ऐसा वार करूँगा कि वो सब कुछ हार जाएगी। इसके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा और इसके पास कुछ बाकी नहीं रहेगा। हाथों से मिट्टी झाड़ता वो एक बार फिर बोला, पहले भी कहा था अपनी मासूम बेटियों को अकेला मत छोड़ना। ये दुनिया बहुत जालिम है, लेकिन अफसोस तुम्हें ही जल्दी थी जाने की। खैर, तुमसे मेरा गहरा ताल्लुक है, इसलिए इस पर थोड़ा रहम खाऊंगा और इसे आसान मौत दूंगा। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। तुम्हारी बेटियों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ऐसी चाल चली है कि वो जितनी भी बाजी खेल लें निकल नहीं पाएंगी। शेमात खाएंगी और हर दफ़ा जब वो उठने की कोशिश करेंगी मैं इसे मुंह के बल गिरा दूंगा। ये वादा है तुमसे मेरे भाई, वादा। उसने कब्र को तपतपाया, खुश्क और मुरझाया हुआ फूल कब्र पर रखा। मुझे बस इंतज़ार है उस पल का जब वो दोनों खुद अपने पैरों पर चलकर मेरे पास आए, मुझसे लड़ने के लिए। असल तबाही तब शुरू होगी शहरयार। तुम यहाँ होते तो तुम्हें भी मज़ा आता, तुम भी देखते अपनी औलाद की मौत। वो ज़ोर से हंसने लगा। कोई यहाँ होता तो ज़रूर उसको पागल के लक़ब से नवाजता। वो जाने के लिए तैयार खड़ा था। अब मैं तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी को दफनाने ही आऊँगा, उससे पहले नहीं। तो अपना ख्याल रखना और मेरा इंतज़ार करना। मैं जल्द तुम्हें और तुम्हारी बेटी को आपस में मिलाऊंगा। कितना अच्छा इंसान हूँ ना मैं।
बाप बेटी को इतने वक्त की जुदाई के बाद आपस में मिला रहा हूँ। चलता हूँ अब मैं। खुदा हाफिज शहरयार। आंखों से नकली आंसू साफ करता वो कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। वो अस्पताल में दाखिल हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, सुर्ख, जैसे अभी किसी का खून कर गुजरेगा। गुस्से से उसका सीना कभी ऊपर होता तो कभी नीचे। आंखों में एक वहशत तारी हुई थी। अस्पताल में दाखिल होता वो सीधा रिसेप्शन पर गया। रिसेप्शनिस्ट का कॉलर पकड़ता उसने उसको खुद के करीब किया। कहाँ है वो आदमी? रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर से डर वाज़े नज़र आ रहा था। उसने खुद को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले की गिरफ्त मजबूत थी। आप किसकी बात कर रहे हैं? आवाज़ कँपाई। वो आदमी जो भी यहाँ पर मौजूद था, मुझे बताओ वो कहाँ है, वरना। उसने अपने पैंट से एक पिस्तौल निकाली और उसके सर पर तान दी। पिस्तौल देखते ही अस्पताल में भागम भाग मच गई। लोग अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से वहाँ छुप रहे थे, वरना सारी की सारी गोलियाँ तुम्हारे दिमाग में घुसा दूंगा, समझे? रिसेप्शनिस्ट ने थूक निकला। सर प्लीज़ इसको दूर रखें। डर की वजह से उसकी आवाज़ कांपी। उसने एक बार फिर उसको कॉलर से पकड़कर झंझोड़ा। तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे उस आदमी के बारे में बताओ जो अभी यहाँ राहदारी में कुछ देर पहले मौजूद था। उसकी आवाज़ काफ़ी भारी थी। पिस्तौल को उसके माथे पर ताने वो उसको खौफनाक निगाहों से घूर रहा था। सर मुझे वाकई नहीं मालूम। रिसेप्शनिस्ट अब रो देने को था। अंधे हो तुम? यहाँ से कौन आता है कौन जाता है तुम्हें इस सब के बारे में मालूम होता है? मेरे साथ ड्रामेबाजी ना लगाओ। मुझे साफ साफ उस आदमी के बारे में बता दो, वरना तुम्हें गोलियों से भुनने के बाद मैं इस अस्पताल को आग लगा दूंगा, समझे? इस आदमी से अब सबको खौफ आने लगा था। कोई भी इसको पकड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। आज के दौर में सबको अपनी जान प्यारी होती है। कुछ चंद लोगों के अलावा कोई भी किसी के लिए आग में नहीं कूदता। तेज़ बाइक चलाता वो अस्पताल की तरफ बढ़ रहा था। दूर से ही इसकी बाइक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ ही सेकंड में वो अस्पताल के सामने मौजूद था। बाइक खड़ी करता हेलमेट को फेंकने वाले अंदाज में अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। लोगों के हजूम को चीरता वो सामने पिस्तौल ताने आदमी की तरफ भागा। चलो यहाँ से। रिसेप्शनिस्ट की कॉलर को छुड़वा रहा था। सर प्लीज़ मुझे बचाएं इनसे। इसके हाथ से कॉलर छुड़वाने की मुकम्मल कोशिश कर रहा था, लेकिन गिरफ्त बहुत मजबूत थी। शट अप। कुछ देर की कोशिश के बाद दूसरे आदमी ने इसका कॉलर छुड़वाया। छोड़ो हैदर मुझे, मैं यहाँ के ना आए लोगों को मार दूंगा आज। ये कैसे एक आदमी को जाते हुए ना देख सके? हैदर को धक्का देते हुए वो एक बार फिर रिसेप्शनिस्ट की तरफ बढ़ा, लेकिन हैदर ने बर वक्त उसको पकड़ा। हम बाहर जाकर बात करते हैं, यहाँ तमाशा मत लगाओ। आसपास लोगों का हजूम बन गया था। सब इन दोनों को देख रहे थे। आदमी ने हैदर की गिरफ्त से खुद को छुड़वाया। अंधे हो तुम सब लोग? वो ये कहता बाहर को निकल गया। हैदर भी उसके पीछे दौड़ा। खुद पर काबू पाओ। हैदर उसके गुस्से को ठंडा करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। मैंने अपनी आंखों से उसको अस्पताल में जाते देखा है हैदर, वो यहीं कहीं है। मैं इस बार उसको नहीं छोड़ूंगा। खून का बदला खून होता है हैदर। जब तक मैं उसको अपने हाथों से ना मार लूँ मैं कभी भी सुकून से नहीं रह पाऊंगा। उसने ज़ोर से गाड़ी पर अपना हाथ मारा। वो गुस्से में बेकाबू हो रहा था। हैदर को समझ नहीं आ रही थी कि वो इसका गुस्सा कैसे ठंडा करे। देखो, ऐसे गुस्सा करने से नुकसान के अलावा हमारे हाथ कुछ नहीं आना। अपने गुस्से को ख़त्म करो और ठंडे दिमाग से सोचो। गुस्से में हमेशा नुकसान का सामना करना पड़ता है। उसने सर को नफ़ी में हिलाया और हैदर की तरफ बढ़ा। तुम समझ नहीं रहे हो हैदर, वो आदमी यहीं कहीं है। वो किसी मकसद के लिए यहाँ आया और तुम अच्छे से जानते हो इसका मकसद। वो जब भी आया कोई ना कोई अपनी जान से गया है। मैं मज़ीद देरी नहीं कर सकता। उसको जितनी जल्दी हो सके पकड़ना है, वरना तुम अच्छे से जानते हो आगे क्या होना है। उसकी आंखों में अब बेबसी थी। हैदर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम फिक्र नहीं करो, हम मिलकर उसको ढूंढेंगे और वैसे ही मारेंगे जैसे उसने बाकी सबको मारा था। उसने हल्का सा सर हिलाया। गाड़ी के बोनट पर हाथ रखे वो कुछ सोचने लगा। हैदर, वो फुटेज कहाँ है जो ज़हरा के घर की थी? कुछ सोचते हुए वो हैदर की तरफ मुड़ा। एक कॉपी मेरे पास है और दूसरी तुम्हारे लैपटॉप में। उसने सर को हिलाया और एक बार फिर बोलने लगा। मुझे इस अस्पताल की फुटेज चाहिए, 1 घंटे पहले की। इन दोनों जगहों का इस आदमी से कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है। हैदर ओके कहता अस्पताल की तरफ बढ़ गया और वो वहीं खड़ा इसका इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 15 मिनट के इंतज़ार के बाद वो अस्पताल से बाहर आता दिखाई दिया। हाथ में सीटी लहराता वो इसके करीब आया। ये लो, हो गया तुम्हारा काम। उसने हैदर के हाथ से सीटी ली और सर को कम किया। घर चलो, और हाँ, ज़ोहरा और ज़ियाम पर अपनी पूरी नज़र रखो। वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिल रहे हैं, एक एक चीज़ पर नज़र रखनी है। कुछ भी हमारे हाथों से छूटना नहीं चाहिए। वो ये कहता गाड़ी में बैठ गया। हैदर ने सैल्यूट वाले अंदाज में हाथ हिलाया। ओके बॉस। वो गाड़ी लिए आगे को बढ़ गया और वो पीछे गाड़ी के पुश को देखता रहा। यह आदमी 24 घंटे सीरियस कैसे रह लेता है? खुद से सवाल करता वो हेलमेट पहने आदमी की गाड़ी के पीछे चल दिया। रात के 9 बजे वो दोनों लैपटॉप में मुंह दिए बैठे थे। दोनों के चेहरों से संजीदगी वाज़ेह नज़र आ रही थी। स्क्रीन पर चलते एक एक सीन को वो इंतहाई गौर से देख रहे थे। उसने झट से वीडियो को स्टॉप किया और स्क्रीन पर रुके सीन पर जूम किया। ये देखो, मैंने तुम्हें बोला था ना, मैंने इसको देखा था। स्क्रीन पर इशारा करता वो हैदर से मुखातिब हुआ। वो अचानक ही पुरजोश हो गया, लेकिन वीडियो में आदमी की शक्ल वाज़ेह नहीं थी। सिर्फ श्याम का चेहरा नज़र आ रहा था।
अपने लैपटॉप पर वीडियो को स्टॉप करता उसने हैदर का लैपटॉप लिया और वहाँ पर ज़ोहरा के घर की फुटेज चलाई। अब मंजर कुछ यूँ था कि एक लैपटॉप पर उस पर वो पोस्ट आदमी को जूम किया गया था और दूसरे लैपटॉप पर उसी पर्दा पोस्ट आदमी की वीडियोस देखी जा रही थी। ज़ोहरा के घर के सामने आधी रात को एक गाड़ी रुकी। गाड़ी से एक आदमी निकला, बिल्कुल उसी हुलिये में जिस हुलिये में अस्पताल की फुटेज में वो देखा गया था। काली टोपी और काला मास्क पहने आदमी घर की तरफ बढ़ा, सर उठाए ज़ोहरा के कमरे की तरफ देखा और फिर इधर उधर देखने लगा। आसपास कोई बंदाए बशर नहीं था, सिर्फ तन्हाई और खामोशी। वो दोनों स्क्रीन पर नज़र जमाए उस आदमी की एक एक हरकत को इंतहाई गौर से देख रहे थे, जैसे घर की छतों पर खड़ी औरतें गौर से मोहल्ले की लड़ाइयों को देखती हैं। उस आदमी ने गाड़ी से एक हार्नेस निकाला, उसको पहना और उसके आगे एक मेटल की क्लिप लगा दी ताकि वो खिड़की से अटक जाए। आदमी ने ज़ोर से उसको ऊपर की तरफ फेंका तो मेटल खिड़की से चिपक गया। ये बूढ़ा आदमी कैसी हरकतें कर रहा है? हैदर आदमी की हरकतों पर बुरे बुरे चेहरे बना रहा था। क्या तुम्हें वो बूढ़ा लग रहा है? गौर से देखो उसको, 70 साल की उम्र में भी वो किस कदर फिट है। हैदर ने मुंह के जाविये बदले। दुश्मनों की तारीफ़ नहीं किया करते। उसने हैदर को एक नज़र देखा और फिर से वीडियो को देखने लगा। वो आदमी ज़ोहरा के कमरे में घुस गया। उसने फ़ौरन ज़ोहरा के कमरे की फुटेज चलाई। फिर वो आदमी ज़ोहरा के पास बैठा उसके बालों में हाथ फेर रहा था। क्या लगता है ये ज़ोहरा का? मुझे इस आदमी से कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही। उसने आदमी के चेहरे पर फोकस किया, जितना फोकस कर सकता था उसने किया और फिर वीडियो चलाई। एक पल को उस आदमी ने बेध्यानी में कैमरे की तरफ देखा और उसने वहीं पर वीडियो को रोक दिया। एक पल को वो साकित हो गया, कान बहरे हो चुके थे, चेहरे से हैरत वाज़े हुई। हैदर ने उसको यूँ देखा तो वो भी एक पल को परेशान हुआ। क्या हुआ है? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। हैदर ने उसको कंधों से पकड़कर हिलाया तो वो वापस अपने होश में आया। ये चेहरा, ये तो मर चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इसकी आंखें, नहीं इसकी आंखें, इसकी 2 रंग आंखें। हैदर, रिवाइंड करके दोबारा से चलाओ ये फुटेज। बिलाखिर वो बोल पड़ा। क्या मतलब? हम देख तो चुके हैं। हैदर मुकम्मल तौर पर उलझन का शिकार था। मैंने तुम्हें कहा ना, पीछे करो और दोबारा चलाओ वीडियो, उसने सख्त आवाज़ में हैदर से कहा। हैदर एक पल को डर गया और फिर वीडियो रिवाइंड की और चला दी। वीडियो में गाड़ी का घर के सामने आकर रुकने वाला मंजर चल रहा था। यहाँ पर रुको इसको, स्क्रीन की तरफ इशारा करते उसने बेसाख्ता कहा। हैदर ने वहीं पर वीडियो को रोक दिया। अब जूम करो, गाड़ी के शीशे पर जूम करो जहाँ पर यह आदमी बैठा है। जैसे जैसे वो कह रहा था वैसे वैसे हैदर हरकत में आ रहा था। वीडियो को HD करो। हैदर ने उसको एक नज़र देखा। ये वीडियो HD में ही है। हैदर ने मुंह बनाया। इसको और साफ़ बनाओ हैदर, मैंने उस आदमी को देखना है। अगर उस आदमी के चक्कर में कोई और आदमी मारा गया तो वो इल्ज़ाम तुम पर ही आएगा। उसके बाद सुनते ही हैदर का तो मुंह खुला रह गया। एक पल को उसने उसे घूरा। तुम बाज आ जाओ, मैं वीडियो क्वालिटी ऐप लगाकर देखता हूँ, शायद साफ़ हो जाए। हैदर ने ऐप को वीडियो पर अप्लाई किया और दोबारा वीडियो को जूम किया जिसमें वो शख्स गाड़ी में बैठा नजर आ रहा था। इंजन बंद करने के बाद वो तकरीबन 10 मिनट तक गाड़ी में बैठा अपनी आंखों के साथ कुछ कर रहा था। ये क्या कर रहा है? मेकअप कर रहा है क्या? मर्द होकर, वो भी इस उम्र में? हैदर आंखें छोटी किए इसको देखने की कोशिश कर रहा था। नहीं, ये अपनी आंखों के साथ कुछ कर रहा है। वो दोनों बहुत गौर से उस आदमी की एक एक हरकत को देख रहे थे। हैदर स्क्रीन के थोड़ा करीब हुआ तो इसने पीछे से हैदर के सर पर हाथ मारा। अंदर घुस जा। हैदर ने सर पर अपना हाथ रखे मुंह बनाया। कुछ पल वो इसको नाराज़ बीवी की तरह घूरता रहा और फिर वापस स्क्रीन पर मतवज्जा हो गया। ये तो लेंस लगा रहा है। हैदर ने उस आदमी को गौर से देखते हुए कहा तो वो वीडियो को गौर से देखने लगा। दोनों ने अहम वक्त एक दूसरे को देखा। स्केप करो और ज़ोहरा के कमरे की फुटेज लगाओ और इस शख्स के चेहरे पर जूम करो। हैदर की उंगलियां लैपटॉप पर महारत से चलने लगीं। जूम करो इसकी आंखों पर। हैदर ने वीडियो को जूम किया। ये तो भूरी आंखें हैं। ओह वाह! वो अचानक से हंसते हुए तालियां बजाने लगा। हैदर ने उसको बम्बास्टिक साइड आई दी। वो अपनी कुर्सी से उठा और एक ज़ोरदार टांग शीशे के मेज़ पर मारी जो कि एक ही वार पर चकनाचूर हो गया। ओह क्या मेरा पसंदीदा शीशा! उसकी अचानक इस हरकत पर हैदर ने अपने कानों पर हाथ रखा और अपनी जगह से उछला। वो पागलों की तरह हंसता चला जा रहा था। हैदर उसको यूँ देखकर एक पल को खौफज़दा हुआ और फिर सोचने लगा कि वीडियो में ऐसा क्या था जो अचानक वो इस तरह पागलों वाली हरकतें और हंस रहा है। ये दरिंदा खुद को इस तरह छुपाता है। ये धोखेबाज इंसान ने सिर्फ हमें नहीं बल्कि अपनी औलाद को भी धोखा दिया है। वो अभी तक हंस रहा था। वाह शहरयार साहिब, वाह क्या गेम खेली है तुमने। अपनी असली आंखें, अपनी असलियत अपनी बेटी से भी छुपा रखी है और किसी को भनक तक नहीं पड़ने दी। हंसते हंसते वो एकदम गुस्से में आ गया। आंखों में सख्ती वाज़े थी। उसने कुर्सी उठाकर दीवार में दे मारी। हैदर, ये वही धोखेबाज इंसान है। ये वही आंखें हैं जो मुझे सुकून नहीं लेने देती। इस शख्स ने मुझे इस इंसान से जानवर बना दिया। यही वो शख्स है जिससे मुझे खुद को काबू करने के लिए वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा। हैदर को बेख्तियार उस पर तरस आया लेकिन वो उसकी भी सुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। शाबाश शाबाश, ये दरिंदा इस तरह मुझसे छुपता फिर रहा है। मुझे लगा ये मर गया लेकिन ये तो हमसे भी 2 हाथ आगे निकला। आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। हाथों की मुट्ठी बनाए वो कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। अल्लाह, ये क्या हो गया?
देखो तुम सुकून से बैठ जाओ। वो एक पल को रुका और फिर हैदर को देखा। उसके यूं देखने पर हैदर ने थूक निकला। सुकून? सुकून के लफ्ज़ से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ हैदर साहिब, मेरी ज़िंदगी में कभी भी सुकून नहीं रहा। वो कुछ देर खामोश हुआ और फिर भारी आवाज़ में बोलने लगा। धोखेबाज ये हमेशा से ही था, दूसरों के साथ साथ अपनी औलाद को भी धोखा दे रहा है। एक बार बच गया है, अब दोबारा नहीं बचेगा। इस बार मैं तुम्हें अपने इन हाथों से मारूंगा शहरयार, इन्हीं हाथों से जिन हाथों को तुमने पहली बार गन पकड़ाई थी, इन्हीं हाथों से जिन हाथों को तुमने गोली चलाना सिखाई थी। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो शहरयार साहिब। लैपटॉप को जोर से बंद करता वो उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? उसको उठता देखकर हैदर भी उठ खड़ा हुआ अपनी रोजर SR9 तैयार करने। वो ये कहता कमरे से बाहर निकल गया। हैदर भी उसके पीछे भागा। माजी। वो 12 साला बच्चा टीवी के सामने बैठा अपना पसंदीदा शो देख रहा था। माँ कमरे में शीशे के सामने खड़ी बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। बच्चे ने टीवी से नजरें हटाकर माँ के कमरे में झांका तो वो चादर ओढ़ने में मसरूफ़ नज़र आ रही थी। बच्चे ने फ़ौरन से टीवी बंद कर दिया और माँ की तरफ दौड़ लगाई। अम्मा तुम कहीं जा रही हो? गर्दन ऊपर किया, आंखों में मासूमियत सजाए वो माँ को देख रहा था। माँ को बेसाख्ता बच्चे पर प्यार आया। माँ ने बच्चे के सर पर बोसा दिया और मुस्कुराकर उसे देखा। हाँ, आज करीबी बाज़ार लगा है तो घर का कुछ सामान और तुम्हारे लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े लेने जा रही हूँ सॉरी। माँ ने बच्चे के बालों को हाथों से संवारा। अम्मा मुझे भी साथ ले चलो, मैं अपनी चीज़ें खुद पसंद करूँगा। क्यों, मेरी लाई हुई चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं आती? माँ ने आंखें छोटी किए बच्चे को देखा। पसंद आती हैं लेकिन तुम मेरे साइज़ से ज़्यादा बड़ी चीज़ें लाती हो। बच्चे ने मुंह बनाया लेकिन माँ ज़ोर से हंसने लगी। मैं बड़ी चीज़ें इसलिए लाती हूँ ताकि तुम इन कपड़ों को 2-3 साल तक पहन सको। माँ अभी भी हंस रही थी। नहीं, मुझे अपने साइज़ के कपड़े चाहिए। मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं, कहते हैं देखो अपने बड़े कज़न के कपड़े मांग कर पहन आता है। ये कहते हुए बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। आवाज़ लड़खड़ाई। माँ ने फ़ौरन से बच्चे के आंसू साफ़ किए। साथ ले चलो ना, देखो मैं शॉपर भी उठाऊंगा, तुम्हें वज़न उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और फिर तुम्हारे कंधे और हाथ भी दर्द नहीं होंगे। ये देखो मैं कितना मजबूत हूँ। लड़का बाजू ऊपर किए वो अपनी माँ को अपना बाइसेप दिखा रहा था, जिस पर माँ खुलकर मुस्कुरा दी और माथे पर बोसा दिया। अच्छा ठीक है, इस बार तुम्हारे साइज़ के कपड़े लाते हैं, ठीक है? बच्चे की आंखों में चमक उभरी। वाकई माँ? माँ ने सर को हामी हिलाया तो बच्चा खामोशी से उछलने लगा। माँ चेहरे लब मुस्कुराती। माँ माँ होती है, अपनी औलाद की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकती और ना ही वो ये बर्दाश्त कर सकती है कि कोई इसकी औलाद का मजाक बनाए। हर माँ ये चाहती है कि उसकी औलाद सबसे अच्छी लगे, मुकम्मल लगे, बेहतर से बेहतरीन लगे। चलो चलो। माँ का बाजू खींचते हुए उसको घर से बाहर लेकर जा रहा था। रुको, सब्र करो, मुझे अमल को साथ वाले घर छोड़ना है, मैं उठा लूँगा उसको। वो अपनी बहन की तरफ भागा जो कि 7 साल की थी। नहीं, वो सोई हुई है, तुम जगा दोगे उसको और फिर वो भी मेरे साथ चलने की जिद करेगी और फिर मैं तुम दोनों को बाजार में नहीं संभाल सकूँगी। बच्चे ने समझने वाले अंदाज में सर को हिलाया। ठीक है। माँ ने सोई हुई बच्ची को गोद में लिया, घर को अच्छी तरह ताला लगाया और सामने वाले घर का दरवाज़ा खटखटाने लगी। अरे अफीफ़ा, तुम आओ, अंदर आ जाओ। अफीफ़ा ने मुस्कुराकर अमल को मोमल के हाथ में दिया। तुम अमल का ख्याल रखना, मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊँगी। मोमल ने सोई हुई बच्ची को थपथपाया। कहाँ जा रही हो? बस यहीं बाजार तक। अफीफ़ा ने अमल का बैग मोमल को दिया और बाजार की तरफ रुख मोड़ लिया। बच्चे का हाथ पकड़े वो बाजार में दाखिल हो गई। हर तरफ चहल पहल थी। ख़वातीन का रश लगा हुआ था, पाँव तक रखने की जगह नहीं थी। ख़वातीन से टकराती वो एक दुकान के सामने जा खड़ी हुई। अम्मा मैं ये लूँगा। बच्चे ने रंग बिरंगी चीज़ों की तरफ इशारा किया। अफीफ़ा ने ज़ोर से उसका हाथ पकड़ा और चुप रहने का इशारा किया। भाई साहब ये वाला कपड़ा दिखाएं। वो कपड़ों की छोटी सी दुकान थी जिसमें ज़्यादा 3 ग्राहक ही खड़े हो सकते थे। दुकान के अंदर एक लंबा सा दीवार के साथ लगा स्टूल था। बच्चा माँ का हाथ छुड़वाता इस पर जा बैठा। वो लोगों को देखने लगा। बाजी धक्का तो ना दो। मैं क्यों दूंगी बाजी आपको धक्का, पीछे से धक्के मिल रहे हैं। लोग एक दूसरे को धक्के देते आगे को निकल रहे थे। चलो अम्मा अब मेरे कपड़े लेने चलते हैं। टांगों को हिलाता इल्तिजाही लहजे में वो अफीफ़ा के तरले ले रहा था। बच्चे बहुत बेसब्रे होते हैं, जब तक अपनी चीज़ ना ले लें माँ को कुछ और ख़रीदने ही नहीं देते और जब उनको उनकी चीज़ मिल जाती है तो फिर घर जाने की ज़िद लगा बैठते हैं। यही असल वजह है कि माएँ अपने बच्चों को घर छोड़कर जाती हैं। ले लेंगे तुम्हारे कपड़े भी, अभी खामोशी से बैठ जाओ। अफीफ़ा का लहजा सख्त था। कब लोगी? अफीफ़ा ने बच्चे को आंखें दिखाई तो वो डर के खामोश हो गया। भाई 400 से ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगी। अफीफ़ा को अपने लिए एक सूट पसंद आया लेकिन उसकी कीमत 900 थी। उसने कभी 500 से ऊपर कपड़े ही नहीं पहने। बाजी 700 का तो हमें मिला है और हम आपको 400 का दे दें तो हम क्या कमाएंगे? कुछ खुदा का खौफ करो बाजी। तुम मुझे 400 का दे रहे हो या मैं जाऊँ दूसरी दुकान पर? अफीफ़ा ने भव्य उसका दुकानदार का बस चलता तो वो अपना सर पीट लेता। ना तुम्हारी ना मेरी, 600 400 ही दूंगी। बच्चा कभी माँ को देखता तो कभी दुकानदार को। देखो बाजी ये ज़्यादती करी हो तुम, कुछ तो रहम करो। मैं जालिम हूँ, तुम रहम कर दो मुझ पर और 400 का दे दो। आदमी ने थान में से कपड़ा काटा और शॉपर में डाल दिया। लाओ बाजी लाओ 400, तुम ख़वातीन से मर्द नहीं जीत सकते। अफीफ़ा ने बैग में से 400 निकाले। कितने साल हो गए हैं तुम्हें ये दुकान चलाते हुए खान?
अफीफ़ा ने पैसे दुकानदार की तरफ बढ़ाया और कपड़े का शॉपर दुकानदार से ले लिया। बाजी, हमें तकरीबन 12 साल होने वाले हैं। इन 12 सालों में तुम्हें इतना नहीं पता चला कि औरतों से बहस नहीं करते, आखिर में औरत ही जीती है और मर्द को हार माननी पड़ती है। तुम ठीक कह रहा है बाजी, माफ़ी दे दो, अब दोबारा किसी भी बाजी से बहस नहीं करूँगा, चाहे मेरा अपना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। अफीफ़ा बच्चे का हाथ पकड़ती दुकान से बाहर निकल गई। अम्मा, अब तुम मेरे कपड़े लोगी? अफीफ़ा ने गहरी सांस ली। हाँ, पहले तुम्हारा काम ख़त्म कर लेते हैं, वरना तब तक तुमने मुझे कुछ और ख़रीदने नहीं देना। बच्चे ने माँ का पकड़ा हुआ हाथ चूमा, वो खुश हो गया। बच्चे को खुश देखकर माँ भी मुस्कुराई। बच्चे और उनकी छोटी छोटी खुशियाँ। अब की बार अफीफ़ा बच्चों की दुकान में घुसी। ये दुकान भी पिछली दुकान की ही तरह थी, छोटी सी। दीवार पर बच्चों के मुख्तलिफ और खूबसूरत कपड़े लटके हुए थे। बच्चा सर को ऊपर किए थोड़ी पर सोचने वाले अंदाज में हाथ रखे कपड़े देख रहा था। अफीफ़ा को एक पैंट शर्ट पसंद आया। भाई, ये पैंट शर्ट दिखाओ। अफीफ़ा ने पसंद किए हुए सूट की तरफ उंगली से इशारा किया। कौन सा वाला बाजी? नहीं नहीं, इसके साथ वाला। दुकानदार ने दीवार से लटका तो उतारकर अफीफ़ा के सामने रखा। अफीफ़ा कपड़ा देखने लगी। अम्मा, ये अच्छा है, ये ले लो। अफीफ़ा ने बच्चे की बात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। भाई, इसके साथ वाला दिखाओ। अम्मा, ये अच्छा है, ये ले लो। बच्चे ने दूसरे सूट को देखकर भी वही बात दोहराई। अब अगर तुम बोले तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं लूँगी। बच्चे ने फ़ौरन से सर को हिला दिया। ये अच्छा है, इसकी कीमत क्या है? अफीफ़ा दुकानदार से रकम को लेकर बहस करने लगी। बच्चा दुकान से बाहर रश भरी दुकानों की तरफ जाती गलियों को देख रहा था। उसने यहाँ वहाँ देखा तो इसकी नज़र सामने खड़े आदमी पर पड़ी, जिसने काले रंग के कपड़े पहने और मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। उस आदमी ने बच्चे को आंखें छोटी किए घूरा तो बच्चा डर गया और फ़ौरन से माँ की कमीज़ को पकड़ने मुंह मोड़ लिया। वो आदमी मास्क के अंदर ज़ेरे लब मुस्कराया। ये लो, ले लिए हैं तुम्हारे कपड़े, अब खुश हो जाओ। माँ के ये कहने की देर थी। बच्चे के चेहरे से मुस्कुराहट तो अब जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। देख ज़रा, तान कैसे निकल रहे हैं अब। बच्चे के गाल को खींचती वो उसको तंग कर रही थी। अम्मा, मैं इसको घर जाकर पहनूंगा। अफीफ़ा ने बच्चे के बालों पर हाथ फेरा। ठीक है, पहन लेना। अफीफ़ा बच्चे का हाथ पकड़े दूसरी गली में घुस गई। बच्चे ने मुड़कर उस आदमी की तरफ देखा तो अब वो वहाँ कोई नहीं था। जगह खाली हो गई। बच्चे ने कंधे उचकाए और माँ के साथ चल दिया। इस गली में पिछली गली से ज़्यादा रश था। ज़्यादा धक्के पड़ रहे थे। मर्द और औरत दोनों एक दूसरे को धक्के मारते आगे को निकल रहे थे। अफीफ़ा ने एक हाथ में कपड़ों का शापर पकड़ा था और दूसरे हाथ में बच्चे का हाथ। जैसे जैसे शाम हो रही थी, बाजार में रश का इजाफा भी होने लगा। अफीफ़ा एक गली से निकलती अब दूसरी गली में जाने के लिए मुड़ी तो पीछे से बहुत ज़ोर का धक्का मिला। वह सीधा ज़मीन पर जा गिरी। कपड़ों का शॉपर हाथ से छूटकर लोगों के पैरों में गिरा। देखो ज़रा, औरत को गिरा दिया। एक औरत ने अफीफ़ा को उठाने की मदद की। शापर समेटे वो खड़ी हुई, लेकिन बच्चा वहाँ नहीं था। अफीफ़ा ने हजूम में नज़र दौड़ाई, लेकिन वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। ज़ियाम! अफीफ़ा ने ज़ोर से ज़ियाम को आवाज़ लगाई, लेकिन जवाब मौसूल नहीं हुआ। अफीफ़ा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ज़ियाम, बच्चे कहाँ हो? हजूम में लोगों को धक्के देती वो कभी किसी दुकान में जाती तो कभी किसी दुकान में। पागल हो गई हो, धक्के क्यों दे रही हो बीबी? अफीफ़ा के चेहरे से लग रहा था वो अभी रो देगी। मेरा बच्चा वो नहीं मिल रहा। अफीफ़ा ने सीने पर हाथ मारते हुए अपनी बेबसी का इजहार किया। औरत ने बुरी शक्ल बनाते हुए अफीफ़ा को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। ज़ियाम! अफीफ़ा एक बार फिर ज़ोर से चीखी। आंखों से आंसू बहने लगे थे। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे जिस्म से जान निकल रही हो। हाथ पांव फूलने लगे। वो दीवाना वार लोगों की दुकानों में जाकर ज़ियाम के बारे में पूछती। अरे बाजी, तंग मत करो, जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। मुझे लगता है ये लोगों के मांगने के नया तरीका है। लोग अफीफ़ा को बातें सुनाकर दुकान से बाहर धक्का देकर निकाल रहे थे। वो ज़मीन पर गिरते गिरते बची थी। एक बूढ़ी औरत ने अफीफ़ा के कंधे पर हाथ रखा। अफीफ़ा ने परेशानी से भरा चेहरा औरत की तरफ घुमाया। तुम्हारा बच्चा अब नहीं मिलेगा, उसे कोई ले गया है। औरत की बात सुनते ही अफीफ़ा ने उनका हाथ अपने कंधे से पूरी तरह झटका। क्या बोल रही हैं आप? मैं आगे ही परेशान हूँ, मेरे साथ फजूल बातें मत करें। मेरा बच्चा यहीं कहीं होगा। हजूम में अक्सर लोग यहाँ वहाँ हो जाते हैं, लेकिन वो बाद में ज़रूर मिल जाते हैं। न जाने अफीफ़ा ने खुद को दिलासा दिया था या औरत को। अफीफ़ा का दिल किया वो इस औरत को जान से मार दे। वो कौन होती है ये सब कहने वाली कि उसका बेटा अब नहीं मिलेगा? उसको किसने इजाज़त दी ये सब कहने की? क्यों नहीं मिलेगा मेरा बच्चा? वो ढूंढेगी, हर जगह ढूंढेगी। ज़ियाम को मिल जाएगा वो। औरत एक बार फिर बोलना शुरू हो गई। मेरा नवासा भी कुछ दिनों पहले ऐसे ही गुम हुआ है। मेरे बच्चों ने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। तुम्हारा बेटा भी गुम हो गया है, बिल्कुल मेरे नवासे की तरह। अफीफ़ा ने कानों पर अपने दोनों हाथ रखे और सर को बुरी तरह नफ़ी में हिलाया। नहीं, मेरा ज़ियाम मिल जाएगा, वो यहीं कहीं है, मैं ढूंढूंगी, वो तो मिल जाएगा। अफीफ़ा दीवाना वार उधर उधर देख रही थी। तुम मुझे नहीं, खुद को दिलासा दे रही हो। इकरार कर लो कि तुम्हारा बेटा गुम हो गया है। औरत की बात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करती वो एक बार फिर लोगों को रुक रुक कर ज़ियाम के बारे में पूछने लगी। एक बार फिर अपने बच्चे को आवाज़ें देने लगी। ज़ियाम, ज़ियाम बेटे, अम्मा पास आओ, ऐसे तंग मत करो। वो बुरी तरह रो रही थी। आंखों से बार बार आंसू साफ करती वो ज़ियाम को आवाज़ें लगा रही थी। आते जाते लोग इसको ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो कोई पागल हो। अफीफ़ा लोगों को रोकने के लिए उनका बाजू पकड़ती तो लोग पूरी तरह से उसका बाजू पकड़ देते। अरे बीबी हटो, पीछे क्या मसला है, क्यों हमें तंग कर रही हो? मेरा बेटा, क्या आपने उसे देखा? वो मुझे नहीं मिल रहा।
आदमी ने बुरा सा मुंह बनाया और अफीफ़ा को ज़ोर से झटका। बच्चों को बाज़ारों में लाती ही क्यों हो? ले गया होगा कोई इसको। बैठ जाओ आप सुकून से। लोग इतने जालिम क्यों होते हैं? क्यों दूसरों की बेबसियों का मजाक बनाते हैं? क्यों उनको सख्त से सख्त अल्फाज कहते हैं? क्या इनको रहम नहीं आता? क्या इनके अंदर जज्बात नहीं है? क्या इनकी अपनी औलादें नहीं हैं जो ऐसे लोगों को बोलते हैं? शाम हो गई थी, हर तरफ अंधेरा सा फैल गया। वो कब से ज़याम को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिला। ऐसे लग रहा था जैसे ज़मीन ने उसे निकल लिया हो। कोई ऐसी गली, कोई ऐसी दुकान नहीं थी जिसमें अफीफ़ा ने ज़याम को ना ढूंढा हो। ज़याम को ढूंढते ढूंढते रात हो गई। दुकानें अब बंद हो रही थीं। जिस्म बेजान सा लग रहा था। आंखें आंसुओं से तर हुई थीं। आते जाते लोगों को वो पकड़ पकड़ कर ज़याम के बारे में पूछ रही थी। रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था जिसकी वजह से अफीफ़ा को ठोकर लगी और वो पूरी तरह ज़मीन पर जा गिरी। कच्ची ज़मीन होने की वजह से अफीफ़ा के हाथ और घुटने छिल गए थे। यकायक खून निकलने लगा। जिस्म में दर्द की लहर दौड़ी। अफीफ़ा के मुंह से दर्द भरी आवाज़ निकली, अफीफ़ा। एक आदमी के चेहरे पर अफीफ़ा ने सर ऊपर करके देखा तो मोमल का शौहर था जो कि इसके पास खड़ा था। तुम क्या करिए यहाँ? अफीफ़ा ने कोई जवाब ना दिया। वो बस सर झुकाए रो रही थी। मोमल का शौहर पंजों के बल अफीफ़ा के सामने बैठ गया। मुझे बताओ अफीफ़ा, क्या मसला है? क्यों रो रही हो? आते जाते लोग तुम्हें देख रहे हैं। इफ्तिकार, मुझे मेरा बच्चा ढूंढ दो। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम कहते हो तो तुम्हारे पाँव भी पड़ जाऊँगी। मुझे बस ज़याम ला दो। इफ्तिकार घबरा गया। उसने अफीफ़ा के जुड़े हुए हाथों को सामने से पीछे किया। क्या कर रही हो तुम? अभी उठो, घर चलो। घर चलकर सारी बात करते हैं। इफ्तिकार ने अफीफ़ा को बाजू से पकड़ कर खड़ा किया। नहीं इफ्तियार, मेरा ज़याम वो यहीं कहीं है। मैं कैसे उसको अकेला यहाँ छोड़कर जा सकती हूँ? वो मुझे आवाज़ें दे रहा होगा। तुम प्लीज़ उसे ढूंढ दो। अपना बेटा समझ कर ही ढूंढ दो। अफीफ़ा ने इफ्तिकार के सामने एक बार फिर हाथ जोड़ लिए। इफ्तिकार को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी घर चलो अफीफ़ा, घर जाकर तफसीली बात करते हैं। अफीफ़ा के घुटनों से बेइंतहा खून निकल रहा था। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, जिसकी वजह से आंखें सूज चुकी थीं और ख़ुद को बामुश्किल चलाते वो अपने घर के सामने आ बैठी। अरे अफीफ़ा, तुम घर के बाहर क्यों बैठी हो? अंदर चलो, आते जाते लोग तुम्हें देख रहे हैं। मोमल अमल का हाथ पकड़े अफीफ़ा के सामने खड़ी थी। अमल ने मोमल से अपना हाथ छुड़वाया और अपने नन्हे हाथों से माँ को गले लगाया। अफीफ़ा ने अपना चेहरा अमल की गर्दन में छुपा लिया और बेसाख्ता रोने लगी। माँ को रोता देखकर बच्ची परेशान हो गई। अम्मी क्यों रो रही हैं? अमल ने अपने छोटे छोटे हाथों से अफीफ़ा के आंसू साफ़ किए। अफीफ़ा ने अमल के दोनों हाथों को बारी बारी चूमा। अमल के छोटे हाथों को अपने मुंह पर रखे वो एक बार फिर रोने लगी। अफीफ़ा, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? और ज़याम कहाँ है? मोमल अफीफ़ा के साथ बैठी और उसके कंधे को थपथपाने लगी। अफीफ़ा ने कोई जवाब न दिया, वो बस रो रही थी। आप ही बता दें क्या हुआ है? कहाँ से मिली आपको अफीफ़ा? मोमल ने अपना चेहरा अफीफ़ा से हटाकर अपने शौहर की तरफ मोड़ा और उससे मुखातिब हुई। तुम इसे पहले अंदर लेकर चलो और हाथों पर कुछ लगाओ, खून निकल रहा है इसका। मूसा, यहाँ आओ। अमल, बच्चे जाओ मूसा के साथ खेलो। अमल मोमल के 8 साला बच्चे का हाथ पकड़े बाकी बच्चों के साथ खेलने चली गई। अब बताओ अफीफ़ा, क्या हुआ है? ज़याम कहाँ है? ज़याम खो गया है मोमल। अफीफ़ा ने आंसू भरी निगाहों से मोमल को देखा। अफीफ़ा की आंखों में बेइंतहा तकलीफ़ थी, बेबसी थी। क्या मतलब खो गया? वो तो तुम्हारे साथ क्या था? बाजार फिर कैसे? अफीफ़ा ने सर को हिलाया और अपने हाथों में चेहरा छुपाए रोने लगी। बाजार में रश था बहुत। किसी ने पीछे से धक्का दिया तो मेरा हाथ ज़याम के हाथों से छूट गया और उसके बाद वो खो गया। मोमल ने बेसाख्ता अफीफ़ा को गले लगाया। हम ढूंढेंगे अपने ज़याम को, तुम रो मत। मोमल की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपने बच्चे को खो दिया मोमल। उसका हाथ मेरे हाथों में था और फिर वो खो गया। मुझे उसका लम्स अपने हाथों में महसूस हो रहा है। मोमल ने अपने ठंडे हाथों से अफीफ़ा के आंसू साफ़ किए। तुम हिम्मत मत हारो अफीफ़ा, हम ढूंढेंगे, हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, देखना वो मिल जाएगा। तुम अल्लाह पर भरोसा रखो। मोमल जितना दिलासा दे सकती थी अफीफ़ा को दे रही थी। आप प्लीज़ जाए ना पुलिस स्टेशन, रिपोर्ट करवाएं। क्या पता पुलिस ज़याम को ढूंढ दे। ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठने से और रोने से कुछ नहीं होगा। प्लीज़ इफ्तिकार, मेरे बच्चे को ढूंढने में मेरी मदद करो। ज़याम का बाप होता तो वो उसको ढूंढता, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो प्लीज़ तुम एक भाई की ही हैसियत से मेरे बच्चे को ढूंढ दो। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं सारी उम्र तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। इफ्तिकार, बस एक बार मेरे ज़याम को ढूंढ दो मुझे। माँ कितनी बेबस होती है। अपनी औलाद के लिए वो क्या क्या कर गुजरती है। औलाद के लिए माँ लोगों के पैरों तक में गिर जाती है। माँ बाप से ज़्यादा हमारे साथ इस दुनिया में कोई मुखलिस नहीं होता। अफीफ़ा, ये क्या करी हो तुम? अब मुझे शर्मिंदा करी हो। ज़याम मेरे भी बेटे जैसा है। मेरे लिए जैसे मूसा है वैसे ही ज़याम है। जितना हो सके मैं ज़याम के लिए करूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा ज़याम मिल जाए। इफ्तिकार ने मोमल को अफीफ़ा का ख्याल रखने की ताकीद की। अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता वो पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ गया। तुम रो मत अफीफ़ा, देखना इफ्तिकार ज़याम को ढूंढ लाएंगे। तुम बस ज़याम के लिए दुआ करो, अल्लाह दुआ कबूल करने वाला है। वाइज़ा साला का इबादी अन्नी फ़ाइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ादा आनी। और जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं करीब हूँ। मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है, बेशक। हाल, नहीं प्लीज़ मुझे मत मारे, मैं करूँगा जो आप कहेंगे। मैं नहीं भागूंगा, प्लीज़ नहीं अम्मा। वो चीखता हुआ उठा, जिस्म पसीने से शराबूर हुआ था। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। गहरे गहरे सांस लेता वो खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब बेलोस। सर में दर्द की एक शदीद लहर दौड़ी। ज़याम ने बेसाख्ता अपना सर पकड़ा। सर का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। दर्द इस कदर बढ़ चुका था कि ज़याम अपने बाल नोचते हुए
सर पर ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसको जिस्म में भी दर्द महसूस होने लगी। सर से हाथ हटाए वो अपने जिस्म को देखने लगा। कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। घुटनों पे की गई ड्रेसिंग सारी खुल चुकी थी। जख्म पहले से मज़ीद ख़राब हो चुका था। टांग मुकम्मल तौर पर छिली और सारा खून टांग पर जमा हुआ था। खून खुद से ज़्यादा हटाता वो बिस्तर से नीचे उतरा। बमुश्किल खुद को संभालता बेड का सहारा लेते हुए उसने खिड़की से पर्दे हटाए। चांद की रोशनी से ज़याम का चेहरा वाज़े हुआ। चेहरा जर्द था, गाल पर कट लगे और होंठों से खून निकलकर जम चुका था। पर्दे को वापस खिड़की के आगे करता वो कमरे की लाइट्स ऑन करने लगा। एकदम से आंखों में रोशनी पड़ने से उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। अलमारी से एक शर्ट और शॉर्ट्स निकालता वो लंगड़ाता हुआ बाथरूम की तरफ भटक गया। तकरीबन 5 मिनट के बाद हाथ में फ़र्स्ट एड बॉक्स पकड़े वो बाहर आया और दीवार का सहारा लेते हुए बिस्तर पर बैठ गया। फ़र्स्ट एड बॉक्स खोले वो अपने ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए कपड़ा निकाल रहा था। ज़ख्म पर हल्का सा दबाव डालकर उसने खून साफ़ किया। अब वो ज़ख्म को इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीसेप्टिक लोशन लगा रहा था। जिस्म से ज़्यादा सर में दर्द महसूस हो रहा था। घर आते हुए उसने ज़ख्म की ड्रेसिंग मुकम्मल की और बेड पर कमर के बल लेट गया। काली निगाहों से वो छत को देख रहा था। दिमाग मुकम्मल तौर पर ब्लैंक था। कोई ख्याल, कोई उलझन, कोई एहसास कुछ नहीं था, सिर्फ खालीपन। काफ़ी देर छत को देखने के बाद उसने बॉक्स बंद किया और वापस रखने के लिए बाथरूम में घुसा। बाथरूम के सिंक के नीचे एक दराज बना हुआ था। ज़याम ने बॉक्स को उसमें रखा और खड़ा हुआ तो इसकी नज़र आईने पर पड़ी। सिंक पर अपने दोनों हाथ रखे वो अपने अक्स को देख रहा था। नल को चलाए ज़याम ने मुंह को अच्छी तरह पानी से धोया। होंठ के गिर्द जमा हुआ खून साफ़ किया। उसने दोबारा आईने में खुद को देखा। चेहरा खून से साफ़ हो चुका था, लेकिन कुछ था जो अभी भी चेहरे पर से वाज़े नज़र आ रहा था। क्या? थकान? बेबसी? क्या नहीं था जो उसके चेहरे से नज़र नहीं आ रहा था? ज़याम को कुछ भी याद नहीं था, सिर्फ ये कि वो किस हाल में ज़ोहरा को अस्पताल लेकर गया था, नर्स से बातें की थीं और राहदारी में एक आदमी से टकराव हुआ था। इसके अलावा जो भी कुछ हुआ वो सब भूल चुका था। आईने में खुद को देखता उसे कुछ याद आया, लेकिन वो धुंधला था। आंखों को ज़ोर से बंद किए वो याद करने की कोशिश कर रहा था। ज़याम के सर में मज़ीद दर्द महसूस हुआ। दुनिया घूमने लगी। नहीं, प्लीज़ मुझे मत मारें, छोड़ दें मुझे, वो चीख रहा था। आते जाते लोग उसको हिकारत की निगाहों से देख रहे थे। दूर खड़े बच्चे उसको पागल पागल कह रहे थे। सर में दर्द की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से ज़याम वहीं सड़क पर गिरा और बेहोश हो गया। उसने अचानक से आंखें खोली और खुद को देखा। माथे पर पसीना था। वो कैसे आया था? कौन लेकर आया था? ये सवाल उसके जहन में घूमने लगे थे। ये सब पहली दफ़ा नहीं हुआ था उसके साथ। वो इन सब का आदी था, लेकिन अब वो इन सब से बुरी तरह थक चुका था। ज़याम के सर में अचानक से दर्द की टीसें उठने लगी। सर को दोनों हाथों में पकड़े वो झुक गया। माथे के साथ गर्दन की भी रगें वाज़े नज़र आ रही थीं। दर्द मज़ीद बढ़ता जा रहा था। सर को ज़ोर से पकड़े वो बाथरूम से बाहर निकल रहा था। दीवार का सहारा लेते वो बेड के करीब आया। साइड टेबल का दराज खोला जो कि मुख्तलिफ़ तरह की दवाइयों से भरा हुआ था। दराज में हाथ डाले वो इधर उधर हाथ मारता अपनी दवाई को तलाश कर रहा था। कुछ देर की तलाश के बाद उसने अपनी दवाई निकाली और एक साथ बगैर पानी के 5 दवाइयाँ चबा गया। उसके लिए ये नई बात नहीं थी। वो रोज़ ढेरों गोलियाँ खाने का आदी था। बिस्तर पर बेहोश होने वाले अंदाज में वो गिरा था और कुछ ही देर में वो नींद की वादी में खो चुका था। अजानों की आवाज़ से ज़याम की आंख खुली। साइड टेबल से मोबाइल उठाकर स्क्रीन चलाई तो 5:30 हो रहे थे। मोबाइल बेड की दूसरी तरफ फेंके वो उठा। सर में दर्द अब ना होने के बराबर था। अलमारी से कपड़े निकाले वो बाथरूम की ओर बढ़ दिया। कुछ देर बाद कपड़े बदले वो वज़ू करता हुआ बाहर आया। जाए नमाज़ बिछाए उसने फजर की नमाज की नीयत बांधी। दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा जानते हो क्या होता है? जब मर्द नमाज अदा कर रहा होता है। ये सबसे हसीन मंजर होता है। नमाज अदा किए वो चाहे नमाज पर ही बैठा रहा। दुआ के लिए हाथ उठाए लेकिन वो खामोश रहा। दुआ के लिए उठे हुए हाथों को वो कुछ देर यूं ही तकता रहा। फिर उसने आंखें बंद कर लीं। या अल्लाह, मैं जानता हूँ मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मैंने ज़िंदगी में बेइंतहा गलतियाँ की, लेकिन मेरी इन सब गलतियों की सज़ा ज़ोहरा को मत दो। वो बेकसूर है। कुछ पल को वो खामोश हुआ। मैंने कभी किसी के लिए दुआ नहीं मांगी। हमेशा अपने लिए कुछ ना कुछ मांगा है। कभी दौलत, कभी सेहत, तो कभी ज़िंदगी। दूसरों के लिए कुछ मांगने का वक्त ही नहीं था मेरे पास, या मेरी ज़िंदगी में कभी कोई था ही नहीं जिसके लिए मैं तुझसे कुछ मांग सकूं। ज़याम की आंखें अभी तक बंद थीं। मैं आज तुझसे अपने लिए नहीं मांगने आया अल्लाह, मैं आज किसी और के लिए तेरे आगे दरख्वास्त करने आया हूँ। ज़ोहरा को ठीक कर दे, उसको सेहत वाली ज़िंदगी अता कर मेरे अल्लाह, उसको ज़िंदगी अता कर। उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। माँ बाप की मौत, उनके कत्ल के बारे में मालूम पड़ना, सब कुछ अकेले संभाला है। अल्लाह, तू मुझसे बेहतर जानता है तो इसको सेहत दे दे। आवाज़ एक पल को लड़खड़ाई। मेरे अल्लाह, मुझे अब अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो बस ज़ोहरा को ठीक कर दे, मेरे लिए वही काफ़ी है। तो इसको सेहत अता कर दे, उसको पहले की तरह तंदुरुस्त बना दे, आमीन। आंखें खोली तो वो भीगी हुई थी। आंसू साफ करता वो उठ गया। मर्द इतना कमज़ोर नहीं होता कि एक बार खुद को आईने में देखता वो घर से बाहर निकल गया। गाड़ी अस्पताल की तरफ रवाना थी। रास्ते में गाड़ी रोके उसने आयशा के लिए नाश्ता लिया और कुछ ही देर में वो अस्पताल के अंदर मौजूद था। वो सामने बेंच पर दीवार के साथ सर कर रखी आंखें मूंदे हुए थी। आयशा,
श्याम की आवाज़ पर आयशा ने आंखें खोली तो वो सूजी हुई थी। श्याम भाई। श्याम को देखते ही वो खड़ी हुई, आंखों से आंसू एक बार फिर बहने लगे थे। आप कहाँ थे? मुझे अकेले इतना डर लग रहा था। आप कैसे हमें यूँ अकेला छोड़कर जा सकते हैं? बताएं, किधर थे आप? आंखों से मुसलसल आंसू साफ करती हुई रो रही थी। मैं खुद नहीं जानता, कहा था आयशा। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है बच्चे। खुद से दिल में कहता वो सर झुका गया। वो हमेशा अपनी गलती पर सर झुका लेता था। माजरत बच्चे, मुझे फ़ौरन कहीं जाना पड़ गया था। बहाना बनाता वो बात को बदलना चाहता था। आप ही से भी ज़रूरी कोई काम था, आपको बताएं। श्याम कुछ नहीं बोला, खामोशी से एक बार फिर सर झुका गया। मैं शर्मिंदा हूँ बच्चे। आयशा ने गहरी सांस और वापस बैठ गई। श्याम भी कुछ हिफाजत में बेंच पर बैठ गया। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? कह रहे थे हालत बेहतर हो रही है, शायद कुछ दिनों में होश आ जाए। श्याम ने सर हिलाया और नाश्ता आयशा की तरफ बढ़ा दिया। इसे खा लो, अगर तुम्हारी बहन ने तुम्हें यूं देख लिया तो उठकर सबसे पहले मेरा कत्ल करेगी। वो रोते रोते हंसती और नाश्ता खोले खाने लगी। श्याम सीने पर हाथ बांधे ज़ोहरा के कमरे का दरवाज़ा देख रहा था। आयशा ने श्याम की तरफ पानी बढ़ाया। पी लें। श्याम ने कुछ कहे बगैर पानी का एक घूंट लिया। आप ही के लिए रोए थे? आयशा की बात सुनते ही श्याम को गोता लगा। वो खांसने लगा। पानी पिए पानी। आयशा हल्का सा मुस्कुराई। मुंह से पानी साफ करता वो आयशा को देखने लगा। तुम्हें ये सब किसने कहा है? आयशा से नसें चुराता वो यहाँ वहाँ देखने लगा। नर्स ने, उन्होंने बताया मुझे कि किस तरह आप ज़ोहरा आपी के लिए दुआएं मांग रहे थे, और मुझे पूरा यकीन है कि आप अभी भी इन्हीं के लिए दुआ मांग कर आ रहे हैं। श्याम ने बगैर देखे आयशा की तरफ पानी की बोतल बढ़ाई। ये बात अपनी बहन को मत बताना। श्याम ने आयशा की बात का इनकार नहीं किया था। जो था वो था। उसने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा था। क्यों? मैं उनको ये बात ज़रूर बताऊंगी। उनको बताऊंगी कि कोई है जो हमारे पीछे हमारी हिफाजत की, हमारी सेहत की दुआएं मांगता है। कोई है जो हमारे लिए अपने आंसू बहाता है। कोई है जो अम्मा अब्बा के बाद हमारे लिए फ़िक्रमंद रहता है। अब हमारे पास भी कोई है। श्याम ने एक नज़र आयशा को देखा और फिर वापस गर्दन मोड़ ली। तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं तुम दोनों के साथ खड़ा हूँ, तो तुम दोनों का मुहाफ़िज़ बनकर। आयशा ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। शुक्रिया श्याम भाई। बहन भाई को शुक्रिया नहीं कहती बच्चे। आयशा ने सर को हिलाया। वो खामोश बैठा दरवाजे को तकता रहा। तुम घर चली जाओ, मैं हूँ यहाँ पर। कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोल पड़ा। नहीं, मैं आप ही को छोड़कर एक सेकंड के लिए भी यहाँ से नहीं जाऊँगी। आयशा के लहजे में जिद थी। तुम चाहती हो मेरा कत्ल हो जाए, यही इरादे हैं ना तुम्हारे? श्याम आंखें छोटी किए उसको देख रहा था। नहीं मेरी तौबा, मैं ऐसा इरादा क्यों रखूँगी? आयशा ने श्याम की बात को इनकार करते हुए सरनफी में हिलाया। तभी घर जाओ, कुछ देर आराम करो और फिर सुबह वापस आ जाना। श्याम ने जेब से चाबी निकाली। नहीं श्याम भाई आप। श्याम ने शहादत की उंगली अपने होंठों पर रखकर आयशा को खामोश रहने का कहा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। मुझ पर भरोसा रखो आयशा, मैं हूँ तुम्हारी बहन के पास और हमेशा रहूँगा। अगर वो तुम्हें इस तरह थकी हुई हालत में देख लेगी तो चप्पल उठाकर मारेगी मुझे, और मुझे बिल्कुल भी मार खाने का शौक़ नहीं है। अब सित मत करो और चलो। श्याम ने आयशा को चलने का इशारा किया, जिस पर वो कुछ कहे बगैर चलती थी। आयशा को घर छोड़कर वो वापस हॉस्पिटल आया और दरवाजे पर बने छोटे से शीशे से ज़हरा को देखने लगा। वो ऐसे मशीनों में लिपटी उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। श्याम का शिद्दत से दिल चाहा कि वो अभी अपनी नींद से जाग जाए, उसको घूरे, उससे लड़े, उसको खड़ूस, शोका, इस तरह के नामों से बुलाए। वो कोई बात कहे तो वो सरे लब मुस्कुरा दे, वो रूठे तो वो उसको मनाए, वो उसको अपनी कड़वी चाय पिलाए, वो बस जाग जाए। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब ज़माने की नज़र में ये बगावत है तो है। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उससे गैर ना हो जाऊं, बस इतनी हसरत है तो है। जल गया परवाना अगर तो क्या ख़ता है शम्मा की, रात भर जलना जलाना इसकी किस्मत है तो है। दोस्त बनकर दुश्मन सा वो सताता है मुझे, फिर भी इस जुल्म पर मरना अपनी फितरत है तो है। दूर थे और दूर हैं हर दम ज़मीं व आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में गुर्बत है तो है। लड़के यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर चले जाओ। श्याम ने ज़ोरा से नजरें हटाकर नर्स को देखा। नहीं मैं यहाँ ही ठीक हूँ। नर्स ने सर को हिलाया। श्याम का कंधा थपथपाते हुए चली गई। एक नज़र ज़ोहरा को देखे हुए दीवार पर सर टिकाए आंखें बंद किए बेंच पर बैठ गया। एक बहुत तेज़ रोशनी सामने से दोनों की आंखों में चलाई गई थी। दोनों ने एक साथ रोशनी से बचने के लिए आंखों पर हाथ रखा। आंखों को आधा खोल कर देखा तो सामने एक बहुत बड़ा ट्रक इनकी तरफ आ रहा था। श्याम ट्रक! जितनी ज़ोर से चीख सकती थी ज़ोहरा चीखी थी। ज़ोहरा! ज़ोहरा का नाम लेते उसने आंखें खोल दी। राहदारी से गुजरते हुए लोग उसको उलझन भरी निगाहों से देख रहे थे। श्याम अपने बालों में हाथ फेरता ज़मीन को देखने लगा। काफ़ी देर ज़मीन को देखने के बाद वो एकदम उठा। एक आखिरी नज़र ज़ोहरा को देखे वो अस्पताल से बाहर निकल गया। गाड़ी को फुल स्पीड से चलाता सड़क पर मौजूद गाड़ियों को चीरते हुए वो 10 मिनट में एक गोदाम के सामने आ रुका। गाड़ी के दरवाजे को ज़ोर से बंद करता वो गोदाम की तरफ बढ़ा। श्याम का चेहरा सख्त और सपाट था। आंखों से गुस्सा वाज़े देखा जा सकता था। गोदाम में कुछ लोग धूप में कुर्सियां रखे बैठे हुए थे। वो सब आपस में बातें करते एक दूसरे के हाथ पर तालियां मारते ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। श्याम लंबे लंबे कदम रखता उनकी तरफ बढ़ रहा था। श्याम को यूं गुस्से में आता देखकर एक आदमी भागने के लिए खड़ा हुआ, जिसको बर वक्त श्याम ने पीछे से पकड़ लिया।
कॉलर से पकड़े उसको श्याम ने जोर से ज़मीन पर फेंका। जिस्म ज़मीन से लगते ही वो आदमी कराहा, एक दर्द भरी चीख उसके मुंह से निकली, लेकिन श्याम ने उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और एक बार फिर उसको कॉलर से पकड़े श्याम उसके ऊपर झुका और उस आदमी को जोर से झंझोड़ा। तुम्हें मैंने कहा था ना मुझे अपने साहिब की एक एक हरकत के बारे में आगाह करते रहना, फिर क्यों नहीं बताया तुमने मुझे कि वो हमें मारने आ रहा है? हाँ, क्यों नहीं बताया? श्याम जोर से दौड़ा था। आदमी को एक पल के लिए उससे खौफ आया। उससे बेसाख्ता ही थूक निकला। तुम्हारी इस हरकत की वजह से पता है मुझे कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, इस बात का इल्म है तुम्हें? श्याम का आंखों में सुर्खी वाज़ेह नजर आ रही थी। गुस्सा बेकाबू हो रहा था। उस आदमी पर झुका शख्स इस वक्त इतना खौफनाक लग रहा था कि डर के मारे आदमी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हारी इस हरकत की वजह से आज वो अस्पताल में पड़ी है। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर तुमने बोलना शुरू ना किया तो। श्याम का गुस्सा मजीद भर रहा था। श्याम ने पैंट की जेब से अपनी पिस्तौल निकाली और आदमी के सर पर तान दी। पिस्तौल को देखते ही आदमी की आंखें खौफ से मजीद बड़ी हो गई। आदमी सर को नफ़ी में हिलाने लगा। ना नहीं, प्लीज़ मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया। हाथ जोड़े वो मुसलसल नफ़ी में सर हिलाए जा रहा था। तुमने कुछ नहीं किया तभी तो मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है। खामोशी से बता दो तुमने ये सब क्यों किया है? क्यों मुझे उसके इरादों के बारे में वाकिफ़ नहीं किया? क्यों? अब अगर तुम ना बोले तो इस पिस्तौल में मौजूद सारी गोलियां तुम्हारे ये हिलते हुए सर में घुसा दूंगा, समझे? अब बोलना शुरू करो वरना मैं गोलियां चलाना शुरू कर दूंगा। श्याम का चेहरा सख्त और लहजा अटल था। आदमी ने सर को हिलाया और अटकते हुए लहजे में बोलने लगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लड़खड़ाती आवाज़ के साथ वो बोला, तो बस इतना ही। तो फिर किसकी गलती है? वो एक बार फिर धड़ा। आदमी ने अपनी पीठ से शर्ट ऊपर उठाई तो वहाँ से खून भरी पट्टी बंधी हुई थी। श्याम ने पेट पर बंधी पट्टी को देखते हुए अब्रू उचकाई। मेरी कोई गलती नहीं है साहिब जी, मैं तो आपके बताए हुए तरीके पर अमल करके उनकी जासूसी कर रहा था, लेकिन उनको मुझ पर शक हो गया। उन्होंने मुझे एक रात अपने पास बुलाया लेकिन मैं नहीं गया। मैं जानता था वो मुझे जान से मार देंगे, इसलिए मैं रात की तारीकी में वहाँ से भागने लगा तो उन्होंने मुझ पर गोली चला दी। खुद को घसीटने पर बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकला हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारना। वो आदमी हाथ जोड़े रो रहा था। श्याम कुछ देर खामोश निगाहों से उसको देखता रहा और फिर यकायक 3 जोरदार मुक्के उसके मुंह पर दे मारे। आदमी का होंठ फट गया इसकी वजह से, जिसकी वजह से खून निकलने लगा। श्याम उसके कान के करीब हुआ और फिर सरगोश नुमा आवाज़ में कुछ कहने लगा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस मन घड़त कहानी पर यकीन कर लूँगा? मुझे पागल समझा हुआ है तुमने? आदमी के चेहरे पर एक साया दौड़ा। श्याम, इब्तिसाम को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। 1 सेकंड भी नहीं लगता मुझे लोगों के चेहरे पढ़ने में, समझे? श्याम ने आदमी के पेट से पट्टी खोली तो वहाँ कोई जख्म नहीं था, कोई गोली का निशान नहीं था। श्याम चेहरा पीछे को किए हंसने लगा। आदमी को अब अपनी की गई बेवकूफ़ी पर अफसोस हो रहा था। वो भूल गया था कि सामने खड़ा शख्स इन सब हादसात से गुजरा हुआ है। एक झटके में वो असल और नकल को पहचान लेता है। आप खामोशी से मुझे अपने साहिब का घर का पता बताओ। हंसते हंसते वो अचानक से एक बार फिर इसका कॉलर पकड़ते धाड़ने लगा। वो एक जगह पर नहीं रहता। आवाज़ लड़खड़ाई। रुको मत, पूरा बोलो, कहाँ रहता है वो? श्याम का बस नहीं चल रहा था, वरना वो आदमी को खड़े खड़े जान से मारते। वो अपनी जगह बदलता रहता है, उसने कभी भी एक जगह रुककर काम नहीं किया। श्याम कुछ सोचने लगा। गर्दन पीछे को मोड़े एक आदमी को पास आने का इशारा किया। वो डरता डरता श्याम के पास आया। मेरे 10 गिनने तक मुझे एक कागज़ और एक पेन ला कर दो। आदमी ने कुछ नहीं कहा, वो बस भागा था। पास बनी दुकान की तरफ मरने का कितना खौफ होता है इस इंसान को। पिस्तौल देखते ही टांगें कांपने लगती हैं। श्याम की गिनती अभी तक 8 तक पहुंची थी तो वो सामने से भागता हुआ नजर आ रहा था। 9। श्याम ने जोरदार आवाज़ लगाई। 10। जितना तेज़ी से वो भाग सकता था वो भागा था। ये लो साहिब जी, कागज़ और पेन। भागने की वजह से आदमी का सांस फूल गया था। श्याम ने सर हिलाया और वापस ज़मीन पर आध लेटे आदमी की तरफ मतवज्जा हुआ। अपना मुंह खोलो और मुझे उसकी सारी जगहों का नाम बताओ जहाँ पर वो रहता है या रह चुका है। अब अगर तुमने झूठ बोला तो सीधा ऊपर की टिकट कटेगी तुम्हारी। आदमी ने ज़ोर ज़ोर से सर को हिलाया और बोलने लगा। श्याम ने कागज़ पकड़े आदमी को लिखने का इशारा किया। जिन जिन जगहों का वो नाम ले रहा था वो आदमी उसी तरह नामों को कागज़ पर उतार रहा था। नाम मुकम्मल होते ही श्याम ने आदमी से कागज़ लिया और पढ़ने लगा। अगर इसमें से एक नाम भी छूटा निकला तो सिर्फ मेरी पिस्तौल होगी और तुम्हारा सर, समझे? आदमी को ज़मीन पर धक्का मारता वो गोदाम से बाहर निकल गया। अपनी गाड़ी के करीब आकर उसने एक कागज़ को देखा। जितना भाग सकते हो भाग लो, जहाँ भी छुप सकते हो छुप लो। अनकरीब हमारा आमना सामना होने वाला है। मैं तुम्हें अब एक और बार ज़ोहरा पर हमला नहीं करने दूंगा। कागज़ के जेब में डाले वो गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते वो अस्पताल की तरफ भर दिया। पहले उसे ज़ोहरा के पास जाना था, ज़ोहरा को देखना था, उसकी हिफाजत के लिए कोई इंतज़ाम करना था और फिर बाकी काम करने थे। वो यूँ ज़ोहरा को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता था। ज़ोहरा के मामले में अब वो किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसे जो करना था खुद करना था। ज़ोहरा के ठीक होने से पहले उसे उस आदमी का पता लगवाना था, उस तक पहुंचना था, उसकी असल जगह के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवानी थी। अब बस बहुत हो गया था। श्याम अब एक और बार ज़ोहरा को किसी खतरे में नहीं डाल सकता था। उसे अब सब कुछ अकेले करना था। कुछ देर की मुसाफत के बाद वो अस्पताल पहुँच गया। राहदारी में गुजरते हुए श्याम को मोबाइल बचा। श्याम ने चलते हुए जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन को चलाया। एक नोटिफिकेशन स्क्रीन पर वाज़ेह था। श्याम ने उस नोटिफिकेशन को खोला तो कदम वहीं पर मुंजमद हो गए। ऐसा लगा आसमान सर पर टूट पड़ा है।
दुनिया एकदम से खामोश हो गई थी। उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे लगा वो एक पल को बहरा हो गया। ज़ोहरा की तस्वीर एक लड़के के साथ पूरे सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी। वो असली थी या उसको नकली बनाया गया था, ये कहना अभी बहुत मुश्किल था। हर तरफ एक ही न्यूज़ चल रही थी। एससीसी की मशहूर और कम उम्र सीईओ परसों रात को एक अनजान और गैर मालूम लड़के के साथ, जो कि इन्हीं का हम उम्र है, एक क्लब के बाहर देखी गई हैं। क्या ये इनका पोशीदा बॉयफ्रेंड है, या फिर इनका कोई दोस्त, या फिर कोई नाजायज़ ताल्लुक? हर तरफ न्यूज़ पर, पूरे सोशल मीडिया पर एक ही खबर चल रही थी या चलवाई गई थी। श्याम का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। अब कौन है ये? श्याम का बस नहीं चल रहा था। वो इस लड़के को तस्वीर से निकाल कर जान से मारते। एक और मुसीबत, एक और परेशानी, एक के बाद एक बम उनके सरों पर फोड़ा जा रहा था। एक पल के लिए भी उनको सुकून से रहने नहीं दिया जा रहा था। एक मुश्किल से निकलते नहीं थे तो दूसरी मुश्किल में पड़ जाते थे। उनको जानबूझकर इन मुश्किलात में डाला जा रहा था। अब सवाल यह है कि कौन कौन ये सब कर रहा था और क्यों? इस सवाल का जवाब इनको जल्द ढूंढना था। श्याम का फ़ोन बजने लगा। मुख्तलिफ लोगों की कॉल्स आने लगी थीं। वो जानता था ये सब लोग क्यों इसको कॉल कर रहे हैं। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन और उभरी। श्याम ने फ़ौरन से उसको खोला। इस वाक़ये के बाद ज़ोहरा, जो कि मशहूर कंपनी एससीसी की सीईओ हैं, कहाँ पर गायब हैं? इस सब के बाद उनको कहीं पर नहीं देखा जा रहा। क्या वो पकड़े जाने पर मुंह छुपाकर बैठ गई हैं? क्यों वो मंजिल आम पर नहीं आ रही? क्यों वो ये सब कुछ क्लियर नहीं कर रही? इस स्कैंडल के बाद उनकी कंपनी पर क्या असर पड़ेगा? इसके बारे में उन्होंने क्या सोचा है? मुख्तलिफ तरह के न्यूज़ चैनल चल रहे थे। जितने मुँह होते हैं उतनी बातें बनती हैं। आयशा का फ़ोन आने लगा था, जिसको श्याम ने फ़ौरन उठा लिया। श्याम भाई, क्या आपने न्यूज़ सुनी? आयशा की आवाज़ से परेशानी वाज़ेह थी। हाँ, ज़ोहरा का फ़ोन कहाँ है? क्या वो ऑन है? राहदारी में मुसलसल यहाँ से वहाँ चक्कर लगाता वो परेशान दिखाई दे रहा था। आप ही का फ़ोन हादसे में टूट चुका था। श्याम कुछ पल को खामोश रहा। श्याम भाई, घर के बाहर बहुत रश लगा हुआ है, शायद प्रेस आई है। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो लोग घर में घुसने की कोशिश करें, आप प्लीज़ कुछ करें। आयशा की बात सुनते ही वो मज़ीद परेशान हुआ, लेकिन खुद को नॉर्मल रखने की भरपूर कोशिश कर रहा था। तुम क्यों डर रही हो? क्या मैंने तुम्हें डरने की ट्रेनिंग दी थी? एक लंबा सांस लो, ठंडा पानी पियो, एक मूवी लगाकर बैठ जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। आयशा को हौसला देता वो फ़ोन बंद करने लगा था, लेकिन फिर श्याम भाई, आप ही ऐसी नहीं है। उनका उस लड़के के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब झूठ है, आप ही को फंसाया जा रहा है। वो कहकर खामोश हो गई। शायद आयशा को लगा वो इस न्यूज़ पर यकीन कर बैठा है। श्याम ज़ोहरा के कमरे की खिड़की के करीब हुआ और उसको देखने लगा। तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं थी आयशा। ज़ोहरा की पाकीज़गी, उसकी सच्चाई, ये सब मुझसे बेहतर शायद ही कोई जानता हो। ये दुनिया कुछ भी कहे, कितनी ही तस्वीरें बनाए या इल्ज़ाम लगाए, इन सब का मेरे नज़दीक कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि मेरा दिल ज़ोहरा पर यकीन रखता है। आयशा आंखों में आंसू लिए खामोशी से श्याम को सुन रही थी। ज़ोहरा इस वक्त होश में नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ वो किसी भी जंग से लड़ सकती है, चाहे वो बदनामी की जंग हो या ज़िंदगी की। मैं ज़ोहरा पर यकीन रखता हूँ आयशा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मेरे लिए वो सब मायने नहीं रखते। मेरे लिए सिर्फ ज़ोहरा मायने रखती है और कोई भी नहीं। ज़ोहरा के लिए मेरी अकीदत सिर्फ लफ्ज़ों तक नहीं है, ये मेरा यकीन है, जो हर इल्ज़ाम, हर साजिश को झूठा साबित कर देगा। आयशा, बस तुम दुआ करो कि वो जल्दी से आंखें खोले। श्याम की आवाज़ एक पल के लिए लड़खड़ाई। वो ये कहता फ़ोन बंद कर गया। तुम क्यों नहीं उठ रही ज़ोहरा? कितना सोगी? लोग फजूल बातें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में। कब उठोगी तुम, और कब इनका मुंह तोड़ोगी? वो कह नहीं रहा था, लेकिन वो ज़ोहरा को मिस कर रहा था। उसकी चली कटी बातों को मिस कर रहा था। ज़ोहरा पर आखिरी नज़र डाले वो किसी को फ़ोन मिलाने लगा था। आयशा बार बार खिड़की से बाहर हल्का सा पर्दा हटाए उनको देख रही थी। लोगों की तादाद कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ती जा रही थी। लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर ये सब मनाज़िर देख रहे थे। लोगों को किसी की परेशानी से कोई सरोकार नहीं होता, उनको बस तफरीह के लिए एक मंजर चाहिए होता है, और फिर मुख्तलिफ़ तरह की बातें बनना शुरू हो जाती हैं। फ़िक्र के आलिम में आयशा कमरे में यहाँ से वहाँ बार बार चक्कर लगा रही थी। उसके चेहरे के रंग और तासुरात उसकी बेसकूनी की चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। श्याम भाई, प्लीज़ कुछ करें, ये सब रुकवाएं। खुद कलामी करती वो बार बार मोबाइल चेक कर रही थी। अचानक बाहर से आवाज़ें आने लगीं। आयशा फ़ौरन से खिड़की की तरफ बढ़ी। खिड़की से पर्दा हटाए वो बाहर का मंजर देखने लगी थी। एकदम से बहुत सारी सिक्योरिटी एहलकार प्रेस की तरफ बढ़े। सिक्योरिटी एहलकारों को खुद के करीब आता देखकर प्रेस पीछे को हटी थी। सब सिक्योरिटी एहलकारों ने घर को हर तरफ से घेर लिया था, जैसे वो किसी किले की दीवार बन गए हों। हर सिक्योरिटी एहलकार अपनी जगह मुस्तैदी से खड़ा था। इनके हाथों में चमकते हुए हथियार थे और इनकी नज़रें सख्त और अटल, जो कि प्रेस को देख रही थी। फिज़ा में अचानक से डर का माहौल पैदा हो गया। प्रेस के लोग एक दूसरे की तरफ देखते कदम पीछे को ले रहे थे। सबके कैमरे सिक्योरिटी एहलकारों ने बंद करवा दिए थे। आयशा के चेहरे पर मुस्कुराहट सज गई। क्या एंटी मारी है श्याम भाई? ज़बरदस्त। वो अचानक पुरजोश हुई। परेशानी कुछ पल के लिए गायब सी हो गई। वो खिड़की से सारा मंजर देखकर महफूज हो रही थी। मरकज़ी दरवाजे से लेकर घर के हर कोने तक हर जगह सिक्योरिटी एहलकार किसी चाल की तरह फैल चुके थे। प्रेस के सामने खड़े एहलकारों ने अपने हाथों में पकड़ी M16 राइफल इनकी तरफ तान दी और बाकी घर के पीछे अपने मुकाम पर मुकम्मल तौर पर अलर्ट खड़े थे। एक सिक्योरिटी एहलकार प्रेस के सामने आया, गर्दन अकड़ाए, उसको चेहरा बेइंतहा सख्त था।
आप सबके पास 5 मिनट हैं यहाँ से जाने के लिए। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ दिखाई दिए तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और फिर उसकी जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। शुक्रिया। उसने अपने कदम वापस अपनी जगह पर रखे। पहले तो सब एक दूसरे को देखने लगे। कोई भी अपना कदम वापस को नहीं मोड़ रहा था। सब अपनी जगहों पर अटल खड़े थे। एक बार हवा में फायरिंग करो और अगर तब भी ना माने फिर सब अपनी राइफल के ट्रिगर पर हाथ रख दो ताकि वो मज़ीद डर जाएं। श्याम की आवाज़ सिक्योरिटी एहलकार के कान में सुनाई थी। एहलकार ने अपनी राइफल का रुख आसमान की तरफ किया और फिर ट्रिगर को दबा दिया। गोली नाली से निकलती हुई आसमान में कहीं गुम हो गई। फायर होते ही एक ज़बरदस्त आवाज़ पैदा हुई जिसको सुनते ही सब एक पल को डर गए और एक दूसरे को देखने लगे। आप सबके पास 1 मिनट बाकी है। इसके बाद अगर आप यहाँ से ना गए तो हमें आसमान की बजाय आप लोगों के सीनों पर गोली चलानी पड़ेगी और इसका हमारे पास वारंट मौजूद है, तो आप हमें कुछ नहीं कह सकते। सिक्योरिटी एहलकार की बात सुनते ही सबके चेहरों पर घबराहट छा गई और वो कदम वापस से लेने लगे। कुछ ही पल वो जगह खाली हो चुकी थी। एक भी प्रेस का बंदा वहाँ मौजूद नहीं था। दूर गाड़ी में बैठा श्याम सीट के साथ टेक लगाए ये सब बड़े इत्मीनान के साथ देख रहा था। प्रेस वालों के जाते ही वो गाड़ी से बाहर निकला और सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ बढ़ा। आपका बहुत शुक्रिया इस तरह इतनी अफरा तफरी में यहाँ आने का। श्याम ने दरमियान में खड़े सिक्योरिटी एहलकार से मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। शुक्रिया कहकर आप हमें शर्मिंदा मत करें, ये हमारा काम है। श्याम ने मुस्कुराते हुए इत्मीनान से सर को हिलाया। हम सब यहीं पर मौजूद हैं। घर की और घर में रहने वाले लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। आप बेफिक्र रहें और हमारे कुछ एहलकार अस्पताल में मरीज़ा के दरवाजे के पास भी खड़े कर दिए गए हैं। श्याम ने इन्हें सैल्यूट वाले अंदाज में बड़े अदब से सलाम किया। श्याम की नज़रों में उनके लिए बेइंतहा एहतराम था। सर उठाकर खिड़की में खड़ी आयशा को देखते जो कि हंसते हुए तालियां बजा रही थी। श्याम ज़ेरे लब मुस्कुराया और एक आंख बंद करता आयशा को भी सैल्यूट वाले अंदाज में सलाम किया। आयशा ने बाकायदा उसके सलाम के जवाब में सैल्यूट पेश किया। वो हंसा और वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। अब उसे कंपनी की सूरत हाल का जायज़ा लेना था। गाड़ी में बैठते ही श्याम ने ग्लू बॉक्स से अपना फ़ोन निकाला और उसका पावर बटन दबाने लगा। जैसे ही फ़ोन ऑन हुआ उसकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन की भरमार नज़र आई। सबको नज़रअंदाज करता उसने सोहरा की सेक्रेटरी को कॉल मिलाई। कुछ देर दूसरी तरफ घंटियाँ बजती रहीं और फिर फ़ोन उठा लिया गया। हेलो श्याम सर। कानों में एयरपोर्ट्स लगाए श्याम ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और अपनी मंजिल की तरफ भर दिया। मुस्कान, मेरी बात गौर से सुनो। अभी हमारे दरमियान जो भी बात होगी वो सिर्फ हम दोनों तक रहनी चाहिए, ठीक है? जी सर। ज़ोहरा के ऑफिस में कोई भी दाखिल नहीं होना चाहिए जब तक मैं ना आ जाऊँ, और कंपनी में कोई भी मीडिया का बंदा या प्रेस का बंदा नहीं आना चाहिए। इन सबको रोक कर रखो। श्याम का लहजा अटल था। जी सर। मुस्कान मोबाइल की दूसरी तरफ संजीदगी से सर हिलाती बात की गहराई को कबूल कर गई थी। श्याम गाड़ी की रफ्तार को तेज़ करता कंपनी तक पहुँच चुका था। कंपनी के बाहर भी शहरयार मंजिल की तरह ही मीडिया का हजूम इकट्ठा हुआ था। श्याम को पीछे से आता देखकर सब ने अपने कैमरे और माइक उनकी तरफ घुमा दिए और मुख्तलिफ तरह के अजीब व गरीब सवाल करने लगे। आप ज़ोहरा शहरयार के पर्सनल बॉडीगार्ड हैं, आपको तो ज़रूर पता होगा वो कहाँ पर हैं। मीडिया के हजूम ने श्याम को चारों तरफ से घेरे में ले लिया था। क्या वाकई ज़ोहरा का इस लड़के के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुक है? आपका क्या कहना है इस सब के बारे में? हजूम को चीरता वो कंपनी में दाखिल होने वाला था कि क्या वो अपने माँ बाप के मरने का इंतजार कर रही थी कि कब वो इस दुनिया से जाएं और उनको आज़ादी मिले? वो रुका, गर्दन को मोड़े उस शख्स को खून ख्वार नज़रों से देखने लगा। श्याम के माथे पर लकीरें नमदार हुई जिससे उसके गुस्से की शिद्दत का साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था। श्याम के होंठ भींचे हुए और जबड़े का तनाव सख्त हुआ। उसके गुस्से की तपिश फिज़ा में महसूस की जा सकती थी। तुम सबके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तब तक अगर किसी ने कोई फजूल बात कही तो ज़मीन पोस्ट कर दूंगा, समझे तुम सब लोग? एक आखिरी सख्त नज़र वो रिपोर्टर पर डाले कंपनी में दाखिल हो चुका था। सामने से मुस्कान भागती हुई नजर आ रही थी। मेरे साथ चलो। मुस्कान खामोशी से सर हिलाकर श्याम के साथ चलने लगी। मीडिया के साथ साथ एम्प्लॉयज़ भी आपस में मुख्तलिफ तरह की बातें बनाने लगे थे। सुनो, मुझे तो लगता था ज़ोहरा मैम और श्याम का आपस में कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ तो एकदम वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए वाला सीन हो गया। एक दूसरे के कानों में सरगोशियाँ करती वो अपने अपने अंदाजे बता रही थी। सही कह रही हो, मुझे भी यही लगता था। खैर, अब देखो क्या होता है। वैसे मुझे लगता नहीं था कि ज़ोहरा मैम ऐसी होंगी। हाँ बिल्कुल, यूँ क्लब में जाना, बॉयफ्रेंड बनाना, इस सब की तवक्का नहीं थी। वो मुझे बड़ी समझदार लगी थी। श्याम चलता हुआ मुस्कान को कुछ बातें समझा रहा था। इसकी पेशानी पर मौजूद शिकने इसके अंदरूनी इज़्तिराब की वाज़ेह अलामत थी। मुस्कान, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम करो। आज ही इस मामले को हैंडल करना है, वरना देर हो जाएगी, जो कि ज़ोहरा और कंपनी दोनों के लिए नुकसानदेह साबित होगी। मुस्कान ओके कहती अपने ऑफिस की तरफ बढ़ती। श्याम ने मोबाइल की स्क्रीन को रोशन किया और नंबर्स को गौर से देख रहा था, जैसे किसी खास शख्स से रब्ता करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी उंगलियां मोबाइल की स्क्रीन पर तेज़ी से हरकत कर रही थीं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी तारी थी। एक लम्हे के लिए वो रुका, माथे पर मज़ीद लकीरें वाज़ी हुईं। एक गहरी सांस लेता वो नंबर्स को दोबारा चेक करने लगा। फिर उसने आहिस्ता से स्क्रीन पर नंबर डाल किया और फ़ोन कान से लगाते हुए एक हल्की बेचैनी के साथ इर्द गिर्द नज़र डाली। इसके चेहरे के तासुरात से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि ये कोई आम कॉल नहीं थी। ये कॉल किसी खास मकसद के लिए की जा रही थी। कुछ पल की देरी के बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आने लगी। हेलो ईशाम,
श्याम के कदम ज़ोहरा के ऑफिस में बेतरतीबी से हरकत कर रहे थे। मैं तुम्हें एक तस्वीर भेज रहा हूँ। मुझे उस तस्वीर में मौजूद लड़के के अलिफ से ये तक सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए अभी, और इस तस्वीर को असल शक्ल में वापस आना है। क्या तुम ये कर सकते हो? कुछ पल को खामोशी और फिर दूसरी तरफ से ना जाने क्या बोला गया, जिसको सुनकर श्याम एक पल को पुरसकून हो गया। शुक्रिया। दरवाजे पर दस्तक हुई। हल्का सा दरवाज़ा खोले मुस्कान अंदर दाखिल हुई। श्याम सर, कॉन्फ्रेंस की सारी तैयारी कर दी गई है और सब लोग वहाँ पर जमा होना शुरू हो गए हैं। आप प्लीज़ आ जाएं। सर को खम देता वो कुछ सोचने लगा। 15 मिनट तक उन सबको बातों में लगा कर रखो, मैं आ रहा हूँ। 15 मिनट, ओके। बात की नज़ाकत को समझते हुए उसने दूसरा कोई सवाल नहीं किया था और कमरे से बाहर निकल गई। जल्दी करो हिशाम। परेशानी श्याम को कमरे में मुसलसल इधर से उधर चक्कर काटने पर मजबूर कर रही थी। वो बार बार कलाई में पहनी घड़ी को देख रहा था। गहरे गहरे सांस लेता वो घड़ी से नजरें चढ़ाए हुआ यहाँ से वहाँ देखने लगा, मगर घूम फिरकर उसकी निगाहें घड़ी पर अटक जाती। श्याम के चेहरे पर मौजूद परेशानी साफ वाज़ेह नजर आ श्याम के चेहरे पर मौजूद परेशानी साफ वाज़ेह कर रही थी कि इस वक्त उसके लिए अभी किस कदर अहम हो चुका है। श्याम को अब मुस्कान की कॉल्स आने लगी थी, जिसको नज़रअंदाज कर रहा था। तकरीबन 20 मिनट बाद उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन उभरी, जिसको श्याम ने फ़ौरन से खोला। 5 मिनट बाद वो उसको सांस रोके तकता रहा और फिर ज़ेरे लब मुस्कुराया। वेरी वेल डन। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ भर दिया। कॉन्फ्रेंस रूम के पास आते ही वो एक पल को रुका। दरवाज़ा पकड़े उसने माथे पर आए पसीने को साफ किया और गहरा सांस लेते दरवाजे को अंदर की तरफ धकेलते हुए वो कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में से हल्की हल्की सी सरगोशियाँ और कागज़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सबकी नज़रें श्याम पर मरकूज हो गई, जैसे वो उसी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। श्याम एक पल को रुका, गहरी नज़र से सबको देखा और फिर अपने मुकाम पर जा खड़ा हुआ। श्याम के चेहरे पर से संजीदगी वाज़ेह दिखाई दे रही थी। सबके कैमरों का रुख अब श्याम की तरफ था। श्याम ने माइक्रोफोन को मजबूती से पकड़ा और सख्त अटल लहजे में बोलने लगा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोग हाल ही में होने वाले वाक़े से बाखूबी आगाह हैं, तो उसी पर बात करने के लिए आप सबको यहाँ बुलाया गया है। ज़ोहरा शहरयार, जो कि एक मशहूर कंपनी की CEO हैं, इनकी एडिट की गई तस्वीर को किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। आप सबको क्या लगता है, किसी की तस्वीर को एडिट करके वायरल करना एक मजाक है, फ़न के ज़ुमरे में आता है? तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये इज़्ज़त की तज़लील है। श्याम की आवाज़ में गुस्सा था। मैं जानता हूँ आप सबको ये लग रहा होगा कि मैं ज़ोहरा की इस हरकत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा हूँ या उसको छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी की गलती को छुपाने का हामी नहीं हूँ, लेकिन इस बात को भी कबूल नहीं करूँगा कि किसी बेगुनाह की ज़िंदगी एक झूठ की बुनियाद पर तबाह कर दी जाए। लिहाजा मेरे पास कुछ सबूत हैं जो ज़ोहरा की बेगुनाही को साबित करने के लिए काफ़ी हैं। रूम की सारी लाइट्स बंद कर दी गईं। हर तरफ अंधेरा छा चुका था। श्याम ने अपना मोबाइल निकाला और उसको प्रोजेक्टर के साथ अटैच किया। कमरे में कब्र सी खामोशी छा गई थी। सब लोग सांस रोके स्क्रीन पर नज़रें मरकूज किए हुए थे। पहली तस्वीर सामने आते ही सब आपस में हल्की हल्की सरगोशियाँ करने लगे। वो ज़ोहरा और लड़के की तस्वीर थी, जिसमें वो दोनों हाथ पकड़े हंसते हुए क्लब से बाहर आ रहे थे। यही तस्वीर थी जिसको आप सबने एक स्कैंडल बना दिया। श्याम ने सवालिया नज़रों से सबकी जानिब देखा। सबने बेख्तियार एक साथ हाँ में सर हिलाया। ओके। प्रोजेक्ट की रोशनी दोबारा तब्दील की गई। अब तस्वीर में लड़का था, जिसमें ज़ोहरा की जगह कोई और लड़की मौजूद थी, जो लड़के का हाथ पकड़े हंस रही थी। ये है असल तस्वीर। ये कहते हुए श्याम के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। कमरे का माहौल एकदम बदल सा गया। लोग सवालिया नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे। सरगोशियों की आवाज़ें अब मज़ीद बढ़ती जा रही थीं। कमरे का तनाव मज़ीद बढ़ चुका था। सब कुर्सी से टेक हटाए आगे को होकर बैठे। सबके चेहरे से अब बेचैनी वाज़ेह होने लगी थी कि इसके बाद क्या दिखाया जाने वाला है। प्रोजेक्ट की तस्वीर एक बार फिर बदली। अब जो तस्वीर सामने आई वो ज़ोहरा की थी, जिसमें वो अकेली खड़ी थी। जैसा कि आप सबने देखा, जो पहली तस्वीर थी वो बाद में आने वाली 2 तस्वीरों का मिलाप थी। ये एक फ़ेक तस्वीर थी जिसको बगैर किसी वजह के इतना बड़ा स्कैंडल बनाया गया। मेरी आप सबको यही नसीहत है कि पहले सच का पता लगवाया करें, फिर अपनी अजीबोगरीब कहानियाँ बनाया करें। श्याम की आवाज़ ऐसे गरजी कि कमरे में मौजूद सब लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। अगर आप में से अभी भी किसी को यकीन नहीं आया, तो मैं कल तक इस तस्वीर में मौजूद लड़के को मंसिराम पर ले आऊँगा और इसके मुँह से आप सब लोग असल हकीकत को सुनेंगे। श्याम ने माइक्रोफोन बंद किया, एक गुस्सीली नज़र से सबको देखा और कमरे से बाहर निकलने वाला था कि ज़ोहरा कहाँ है? उनकी जगह आप क्यों ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? ये सब उनको बताना चाहिए था। श्याम ने एक बार फिर माइक्रोफोन को ऑन किया और उस पर हल्का सा झुका। मुझे तवक्का थी आप सब लोग ये सवाल ज़रूर करेंगे और मेरे पास आपके सवाल का एक ही जवाब है, आम खाएं, गुठलियाँ ना गिने। वो ये कहता कमरे से बाहर निकल गया और पीछे वहाँ मौजूद सब लोगों की रीढ़ की हड्डी में खौफ की एक लहर दौड़ी। वो सबको लाजवाब करने का हुनर रखता था। कमरे से बाहर निकलते ही श्याम ने फ़ोन को कान से लगाया और कुछ कहने लगा। हसन, वो लड़का मुझे आज ही चाहिए, कहीं से भी लेकर आओ उसको। मैं एक पल की भी देरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस लड़के की वजह से ज़ोहरा पर स्कैंडल बना, मैं इसको कब्र में उतार दूंगा। हसन ने थूक निकला और ओके कहता फ़ोन रख दिया।
ज़ियाम के चेहरे पर गुस्सा था, जिसको कम करने के लिए वो सीधा अस्पताल ज़ोहरा के पास जाने का इरादा रखता था। हम सबकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स ज़रूर होता है जिसके पास बैठकर या एक नज़र उसको देखकर हमारा सारा गुस्सा किसी जादू की तरह गायब हो जाता है, और ज़ियाम की ज़िंदगी में वो शख्स ज़ोहरा थी। आसमान तारीक था। चांद की मध्यम रोशनी पूरे शहर में फैली हुई थी। छोटे छोटे कीड़ों की आवाज़ों के अलावा हर तरफ एक गहरी खामोशी छाई हुई थी, जैसे दुनिया रुक सी गई हो। एक शख्स जैकेट की जेबों में हाथ डाले सुनसान गली से गुजर रहा था। होंठों को गोल किए वो सीटी बजा रहा था, जैसे ये सारा उसी का इलाका हो। एकदम पीछे से किसी भारी डब्बे के गिरने की आवाज़ गूंजी। वो आवाज़ इतनी अचानक और गैर मुतवक्का थी कि उस शख्स के कदम वहीं रुक गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सीटी की आवाज़ इस खामोश रात में कहीं गुम सी हो गई। उसने नहायत आहिस्ता लेकिन मोहतात अंदाज में मुड़कर पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, सिवाय गहरी तारीक और माहौल का पुरअसरार सकूत। बेख्तियार उसने एक सुकून भरा सांस लिया और हल्के कदमों से आगे बढ़ने लगा, मगर दिल के एक कोने में बेचैनी अभी भी बाकी थी। कदम दोबारा से अपनी राह की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके थे, लेकिन इस बार सीटी की आवाज़ कहीं गायब हो गई थी। उसका ध्यान बार बार पीछे की तरफ जा रहा था। धड़कने अभी भी बेतरतीब थी। पीछे से एकदम किसी की आहट महसूस हुई। वो शख्स चौंका। उसके जिस्म में सर्द सी लहर दौड़ी। धड़कनें एक पल को रुकी और फिर तेज़ी से चलने लगीं। उस शख्स ने एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा था, बस अपने कदम तेज़ी से बढ़ाने लगा था। पीछे से आने वाले इन कदमों की चाप भी उसके साथ तेज़ हो गई थी। गर्दन घुमाकर पीछे को देखा तो एक शख्स काले कपड़े, टोपी पहने, जैकेट में हाथ डाले इसी की तरफ तेज़ कदमों से भर रहा था। उसको यूं खुद की तरफ आता देखकर वो शख्स बेइख्तियार भागने लगा। वो इतना तेज़ भाग रहा था जितना तेज़ वो भाग सकता था। पीछे मुड़कर देखना तो वो भूल ही गया था। भागते भागते वो अपनी मंजिल से बहुत दूर आ गया था। झुककर घुटनों पर हाथ रखे वो अपना सांस बहाल करने की कोशिश कर रहा था। बेसाख्ता उसने चोर नज़रों से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो शख्स शायद कहीं पीछे रह गया था। उसने सुकून भरा एक सांस लिया। इसके कदम अभी मुकम्मल तौर पर ज़मीन पर जमे भी ना थे कि एकदम जैसे कोई ख्वाब से हकीकत में लौट आया हो। वो शख्स इसके ऐन सामने खड़ा था। चीख मारता हुआ ज़मीन पर जा गिरा। वो अजनबी शख्स अपनी जगह पर साकित खड़ा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने माहौल में एक दहशत तारी कर दी थी। कौन हो तुम? लड़खड़ाती आवाज़ के साथ वह सामने खड़े मुंजमद शख्स से मुखातिब हुआ। वो अजनबी शख्स उसकी तरफ झुका। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रूह को चीर देने की ताकत रखता था। वहशत, जुनून और एक अनकही धमकी। तुम्हारी मौत। उसकी भारी आवाज़ थी। आंखें जलती हुई अंगारों की मानंद लग रही थीं, जिनमें दूर दूर तक कोई रहम दिखाई नहीं दे रहा था। देखो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। उसके अल्फाज अभी मुंह में ही थे कि अचानक एक भारी सर्ब इसके सर पर लगी। वो लम्हा इतना तेज़ और गैर मुतवक्का था कि वो कुछ समझ ही ना सका। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। अल्फाज जो कि अभी इसकी ज़ुबान से निकलने को थे वहीं मुंजमद हो गए। दुनिया एक बार फिर खामोश होगी। ठंडे पानी की बाल्टी उस शख्स के मुंह पर फेंकी गई थी। पानी के कतरे उसके गालों पर गिरकर उसकी आंखों के पुतलों तक पहुंचे और आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म में हलचल शुरू हुई। उसकी आंखें पहले धुंधली सी खुलीं, फिर उसकी पपोटियां झुकने लगीं और फिर आखिरकार वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आया। हड़बड़ाता हुआ वो यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन अंधेरे की सिवा उसको कुछ दिखाई न दिया। या हूँ मैं। सामने अंधेरे में एक आवाज़ आई। गर्दन टेढ़ी किए वो इस अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब बेलौस। कदमों की चाप के साथ कुर्सी को घसीटने की सुनाई देने लगी। शायद वो शख्स करीब आ रहा था। उसके सामने कुर्सी रखे वो बैठ गया। कमरे में चारों अतराफ अंधेरा फैला हुआ था। ऊपर बल्ब को फांसी की तरह लटकाया गया था, जिसकी रोशनी सीधा उन दोनों पर पड़ रही थी। श्याम की आंखों से गुस्सा वाज़ेह नजर आ रहा था। टांग पर टांग जमाए श्याम उसको खूनखार नज़रों से देख रहा था। शुरू हो जाओ। श्याम की बात सुने वो लड़का उलझन का शिकार हुआ। मतलब? श्याम ने कुछ नहीं कहा, बस उसको घूरने लगा। मैं वाकई नहीं समझा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। अचानक उस शख्स को अपना गाल जलता हुआ महसूस हुआ। ये सब इतना अचानक हुआ था कि उसको चौंकने का भी वक्त नहीं मिला। बेइख्तियार उसने अपने गाल पर हाथ रखा। उसे कुछ देर बाद अंदाज़ा हुआ कि एक थप्पड़ था। एक तेज़ तेजाब जैसे दर्द ने उसके चेहरे को जकड़ लिया। टांग सीधी किए श्याम उसकी तरफ झुका। खामोशी से अपने बारे में बताना शुरू करो। क्यों की थी वो तस्वीर एडिट? किसके कहने पर की थी? अगर एक लफ्ज़ भी झूठ बोला तो? श्याम ने अपनी पेन की जेब से बेरिटा M9 निकाल कर उसके सामने रखी। तो मैं इसमें मौजूद जितनी भी गोलियां हैं सीधा तुम्हारे माथे में उतार दूंगा। इसको सिर्फ धमकी मत समझना, मैं जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ। अपने नाम से शुरू करो। श्याम का लहजा सख्त और अटल था। उस शख्स ने थूक निकला और फिर बोलने लगा। मेरा नाम अजमीर है, अजमीर बालाज। वो बोलना शुरू हुआ। श्याम उसको बहुत गौर से सुन रहा था। मैं और ज़ोहरा एक साथ यूनिवर्सिटी पढ़ते थे। काफ़ी अच्छी दोस्ती थी हमारी, लेकिन वो कहते हैं ना कि मर्द और औरत कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। कोई एक अपना दिल ज़रूर हार बैठता है। वो शख्स मैं था। मैं ज़ोहरा पर अपना दिल हार बैठा था। वो बोलता जा रहा था और श्याम अपने गुस्से को बामुश्किल काबू किए सुन रहा था। घंटों तक यूनिवर्सिटी के कैंटीन में बैठकर हम दोनों बातें करते और कभी कभी तो हमारी बातों का मौजू इस कदर गहरा होता कि वक्त का पता ही नहीं चलता। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैं भी उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था।
लेकिन जैसे ही वक्त गुजरा मुझे एहसास हुआ कि मेरी मोहब्बत दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुकी है। ये वो लम्हा था जब मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी और मुझे समझ में आया कि मैं सिर्फ उसकी दोस्ती नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत चाहता हूँ। श्याम ने ज़ोर से अपनी मुट्ठी भींची। उसका बस यही चल रहा था कि वो सामने बैठे आदमी की गर्दन उड़ा दे। मेरे दिल में एक अजीब सा इज़्तिराब था जब मैंने फैसला किया कि मैं उसे अपने दिल की बात कहूँगा। कई रातें मैंने ये सोचते हुए गुजारी कि क्या वो मेरे बारे में ऐसे सोचती है या नहीं, क्या वो भी मुझे इसी तरह देखती है या नहीं। आखिरकार मैंने हिम्मत इकट्ठी करके उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। ज़ोहरा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ज़ोहरा मुकम्मल तौर पर अज़मीन की तरफ मुतवज्जा हुई। मैं दोस्ती के अलावा अब तुम्हारे लिए कुछ और महसूस करने लगा हूँ। ज़ोहरा ने भवें उचकाई। क्या कह रहे हो तुम? माथे पर लकीरें वाज़ेह हुई। गर्दन अकड़ाए हुए उसको देख रही थी। वो मेरी बातों में छुपे हुए जज्बात को समझ गई और उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए गहरी खामोशी छा गई। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरी दुनिया हिला कर रख दी। मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ दोस्ती ही रखनी है। तुम्हारी ये मोहब्बत मेरे लिए नहीं है। तुम ये सब सोच भी नहीं सकते हो। मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त समझती हूँ और तुम क्या क्या सोच कर बैठे हो। सच ही कहते हैं कि लोग मर्द और औरत कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। ज़ोहरा की आवाज़ ऊंची थी। आसपास के लोग अपने काम छोड़े उन दोनों को देखने लगे थे। गुस्से से बैग उठाती ज़ोहरा वहाँ से चली गई। श्याम ये सुनकर एक पल को सर झुकाए सिरे लब मुस्करा दिया। वो अल्फाज जैसे मेरे अंदर किसी गोली की तरह लगे थे। मेरे दिमाग में एक गमगीन खालीपन छा गया था। मेरी इज्जत नफ्स पूरी तरह टूट गई थी। मुझे लगा था जैसे कुछ टूट गया हो, जैसे मेरे जज्बात की बीच बाजार में बेइज्जती की गई हो। उस दिन के बाद मेरे अंदर का गुस्सा और बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने उसकी आंखों में जो बेपरवाही देखी वो मेरे दिल की तकलीफ़ को और बढ़ा गई। और फिर मैंने एक फ़ैसला किया। मैंने उसकी तस्वीर अपने साथ एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दी ताकि उसे बता सकूं कि मैं भी उसकी ज़िंदगी में कुछ अहमियत रखता हूं। श्याम के चेहरे से मुस्कुराहट की जगह अब एक बार फिर गुस्से ने ले ली। क्या यही वजह थी? श्याम का सवाल सुनते ही अज़मीर ने सर को हाँ मिलाया। हाँ बिल्कुल। श्याम उसके सामने बैठा कुछ पल उसे खाली निगाहों से घूरता रहा, जैसे उसके अंदर छुपे राज़ों को निकालने की कोशिश कर रहा हो। श्याम की नज़रें सख्त और बेरहम थीं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था श्याम के गुस्से की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। फिर एकदम वो उठा और ज़ोरदार यकायक मुक्के उसके मुंह पर मारने लगा। मुक्का इतना शदीद था कि वो एक तरफ को जा गिरा। श्याम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका गुस्सा किसी तूफान की तरह बाहर आ रहा था। अजमेर चीख रहा था, खुद को छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन श्याम की गिरफ्त उसके कॉलर पर मजबूत थी। श्याम के हाथ मुसलसल हरकत में थे। अजमेर के मुँह से खून निकलने लगा था, लेकिन श्याम को परवाह नहीं थी। वो तो जैसे अपने होश खो बैठा था। अचानक दरवाज़ा खुला और कोई भागता हुआ श्याम के करीब आया। उसको अजमीर से दूर किया। दोनों बुरी तरह सांस ले रहे थे। अजमीर का मुंह खून से रंग चुका था। खांसी करता तो मुंह से खून निकलता। तुम पागल हो? लड़खड़ाती आवाज़ के साथ वो बोला तो श्याम एक पल को फिर उसका कॉलर पकड़े चीखने लगा। मैंने तुम्हें बोला था मेरे साथ झूठ मत बोलना, तुम्हें समझ नहीं आई थी? अजमीर के चेहरे पर एक साया लहराया। कौन सा झूठ? अजमेर खुद को मजबूत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। ज़ोहरा कभी लड़कों के साथ नहीं पड़ी, वो गर्ल्स क्यों नहीं पड़ी है? श्याम के ये अल्फाज जैसे अजमीर के दिमाग में एक जोरदार धमाका करके उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। बेख्तियार उसने अपनी थूक निकली। श्याम ने उसके मुंह पर एक और मुक्का मारा। अब अगर तुमने सच ना बोला तो मुक्के की जगह मेरी पिस्तौल होगी, समझे? श्याम किसी शेर की तरह धाड़ा था। अजमीर ने हाथों को हवा में उठाया और नफ़ी में सिर हिलाया। मैं सच बोलूँगा, प्लीज़ मुझे मत मारना। लड़खड़ाती आवाज़ के साथ वो बोला तो श्याम ने उसको कॉलर से पकड़ा। आखिरी बार, इसके बाद भी अगर तुमने सच ना बोला तो कल का सूरज तुम्हें देखना नसीब नहीं होगा। अजमीर सर को हिलाने लगा। मैं एक एडिटर हूँ जिसकी वजह से मुझे एक आदमी का फ़ोन आया। अजमीर के अल्फाज अभी मुंह में ही थे कि श्याम चीखा, किस आदमी का? अजमीर ने होंठ से खून साफ किया और फिर बोलने लगा। मैं नहीं जानता। श्याम हाथ का मुक्का बनाया उसके करीब आने लगा था कि बेसाख्ता अजमीर पीछे को रिंगा। मैं वाकई नहीं जानता, इसको प्लीज़ मेरा यकीन करो। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। इस आदमी ने मुझे एक जगह पर बुलाया। अपने आदमी के ज़रिए उसने ज़ोहरा की तस्वीर मेरे हाथ में थमा दी और बोला कि इसको अपनी तस्वीर के साथ एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दो। इसके बदले मुझे एक बहुत बड़ी रकम दी गई थी। अजमीर खामोश हुआ। हसन, कैमरास बंद कर दो। श्याम की बात सुने पहले तो अजमीर हैरान हुआ, फिर आंखें मुकम्मल खोले, नफ़ी में सर हिलाने लगा। श्याम के पाँव को मजबूती से पकड़े वो कहने लगा, प्लीज़ ऐसे मत करो, मेरी वीडियो को यूँ सबके सामने मत लाओ। श्याम ने अपने पाँव छुड़वाते हुए ज़ोर से उसको अपना बूट मारा। ज़ोहरा के साथ एडिट करते वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आया था तुम्हें? अजमीर मुसलसल सर का नफ़ी में हिला रहा था। प्लीज़ ऐसा मत करना, प्लीज़। श्याम ने उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और कैमरा लिए कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते उसने हसन को कैमरा दिया। ये वीडियो लो और इसको HD क्वालिटी में अपने मेन पेज पर अपलोड कर दो। जुल्म के खिलाफ खामोशी या नरमी इख्तियार करना खुद जुल्म के साथ शरीक होने जैसा है। ज़ालिमों के साथ सख्त रवैया अपनाओ ताकि वो दोबारा किसी पर जुल्म करने की जरूरत ना करें। हसन ने संजीदगी से सर हिलाकर बात की गहराई को समझा। श्याम की गाड़ी का रुख अब दोबारा हॉस्पिटल की तरफ था। उसने ज़ोहरा की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी एहलकार अस्पताल में रखे थे। वो एक पल के लिए भी ज़ोहरा को यूँ अकेला छोड़ने का कायल नहीं था। Dear girls, don't ever settle for less. That's how men in love look like. भाई स्टोरी ने तो सच्ची में 360 डिग्री वाला टर्न ले लिया।
राइटर लिटरली स्लेट। मुझे पता है मैं पाकिस्तानी ड्रामास की तरह सस्पेंस वाले माहौल में एपिसोड ख़त्म करी हूँ, बट आई एम सॉरी, मेरा गला बिल्कुल बैठ चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।